Okay, so hello. Yeah. So hello guys, welcome to Study IQ. I hope I am visible as well as audible. एक बार audibility and visibility को confirm करोगे, okay? So audibility and visibility एक बार confirm कर लेना बस, ठीक है जल्दी से, so that we can move forward. Am I visible as well as audible, guys? Yes or no? Good morning to all of you. ठीक है? Yes, audibility and visibility ठीक है, right? Perfect. चलो, good. ठीक है? तो we'll start in a minute. Okay? अगर कोई doubt रहेंगे तो you will let me know before that. I'll give you a minute. ठीक है? Yes. So good morning to all of you guys. Yeah. Okay. So let's start. एक मिनट लेते हैं. Let other people also join in. Meanwhile, अगर आपके कोई डाउट रहेंगे तो you will let me know now. Okay. So any doubt till here so far, guys? Okay. Yes. चलो good. No doubts. Good morning to all of you guys. तो चलो no doubts, right? So we'll move forward. ठीक है? Yes. Okay. चलो किसी ने पूछा है कि प्रीवियस ओरिएंटेशन क्लास अपलोड हुआ है क्या? देन यस यार, इट इज अपलोडेड, राइट? आपका जो पोर्टल है उसी के ऊपर अपलोड हो जाता है, ठीक है? या इट इज बेसिकली अपलोडेड, नॉट इन द रिकॉर्डेड सेशन बट लाइव सेशन में ही एक अपलोड करके एक कॉलम आएगा आपका, ठीक है? बट इन एनी केसेस सबके ऊपर मैं आपका एक टेक्निकल ओरिएंटेशन भी लूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारा लास्ट ओरिएंटेशन जो होता है वो टेक्निकल ओरिएंटेशन है, ठीक है? तब तक थोड़ा सा अपने लेवल पे देख लेना, ठीक है? बट वंस द लास्ट ओरिएंटेशन इज डन, मैं आपको एक टेक्निकल ओरिएंटेशन भी दूंगा जहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी क्लास में ही कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है? बट लेक्चर जैसे ही खत्म हो जाता है इट विल गेट अपलोडेड ऑन योर पोर्टल देन एंड देयर इटसेल्फ, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है? चलो गुड. देयर आफ्टर नॉट अपलोडेड, नहीं मिल रहा है. चलो आई चेक इट आउट वंस, ठीक है? मेरे ख्याल से तो अपलोड हो जाना चाहिए था, बट वो अगर नहीं हुआ है तो देखता हूँ मैं, बिकॉज अब एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, मतलब डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो, कि थोड़ा सा नया प्लेटफॉर्म पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं. सो योर बैच इज बेसिकली गेटिंग स्टार्टेड ऑन आवर पोर्टल इटसेल्फ. इसके पहले हम लोग इम्पार्टस की सर्विसेज यूज़ किया करते थे. तो सिंस दिस इज अ न्यू पोर्टल ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को भी इतना आइडिया है नहीं, तो एक अगला एक दो हफ्ता थोड़े से ग्लिचेस जो है वो होंगे ही, ओके? बट वी कैन मैनेज इट, ओके? या तो वीडियो में एक बार चेक करवा लेता हूँ कि वो अपलोडेड क्यों नहीं है, एंड फिर उसके बाद जो है बेसिकली आई चेक इट आउट. वैसे मैं एक बार टीम को इन्फॉर्म तो कर देता हूँ कि भाई वीडियो दिख नहीं रहा है, दे विल टेक केयर ऑफ इट. ठीक है? चलो गुड, राइट? एवरीथिंग इज क्लियर, ओके? या ठीक है. सो आई हैव इन्फॉर्म द टीम, लेट्स सी, ठीक है? बिकॉज अभी मैं तो पोर्टल चालू नहीं कर पाऊंगा, तो टीम विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है? चलो परफेक्ट, गुड. एसेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी. नमन कैसे है ना कि ये व्हाट्सएप का चैट नहीं है आपके, तो सिर्फ एसेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी टाइप करके ना, मेरे को पता नहीं चलेगा. यू आर नॉट टाइपिंग टू योर गर्लफ्रेंड, राइट? तो जरा क्वेश्चन ठीक से पूछा करो, फॉर गॉड सेक, राइट? इससे मैं क्या समझू एसेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी? ये क्वेश्चन है आपका, या फिर आप मेरे को कुछ बताना चाह रहे हो, या फिर एग्जैक्टली क्या है ये? हाँ, सो कम ऑन गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? बी रिस्पॉन्सिव ऑल्सो. ये थोड़ा सा ठीक से अपने क्वेश्चन तो टाइप करना सीखो एटलीस्ट जिंदगी में. उतना ही नहीं आ रहा आपको तो कैसे चलेगा फिर? हाँ, यस, ओके. हाँ,
ठीक है, एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ अगर डाउट रहेगा तो बताओगे जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो, नो डाउट्स, परफेक्ट, गुड, विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ लेते हैं। मीनल अगर कोई डाउट रहेंगे तो कीप ऑन टाइपिंग इट, ठीक है। बट हम लोगों ने अब 2 ओरिएंटेशन पहले ही लिए थे, और 2 ओरिएंटेशन में हम लोगों ने पहले वाले ओरिएंटेशन में कुछ चीजें देखी थी कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। वी स्टार्टेड दिस एंटायर प्रोसेस फ्रॉम दैट एस्पेक्ट इटसेल्फ, कि जो हिस्ट्री होती है, ये हिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या, हिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या। और हम लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री का मतलब कोई रट्टा मारना तो होता नहीं है। हिस्ट्री का मतलब होता है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, टू एनक्वायर। जो हमारे पास के इवेंट हुए वो हम लोग को एनक्वायर करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू डिराइव द ट्रुथ। एंड एनक्वायरी हम लोगों को जो करनी रहती है वो कैसे करोगे, हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू गो टुवर्ड्स द सोर्सेस। पिछले जमाने के या फिर पास के लोगों ने हमारे लिए कोई ना कोई तो जो है बेसिकली सोर्सेज जो है वो छोड़ के रखे हुए हैं। एंड जो सोर्सेस इन लोगों ने जो हमारे लिए जो बेसिकली छोड़ के जो रखे हुए हैं, यही सोर्सेस का इस्तेमाल करके जो हम लोगों को हिस्ट्री जो है वो डिकोड करनी पड़ती है। एंड जब हम हिस्ट्री डिकोड करने की बात करेंगे, देन सोर्सेज जो है वो 2 टाइप के होंगे। एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और एक होता है लिटरेरी सोर्सेस। ना टॉकिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस, इसका मतलब भी हम लोगों ने ओवरऑल देखे थे कि लिटरेरी सोर्सेस मतलब कुछ बुक्स एंशियंट एज वेल एज मीडिएवल के लोगों ने हमारे लिए छोड़ के रखी है, एंड देयर आफ्टर कुछ मॉन्यूमेंट एंशियंट एज वेल एज मीडिएवल लोगों ने हमारे लिए छोड़ के रखे। एंड फिर यही आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, लिटरेरी एविडेंसेस, ये देख के हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यही आर्कियोलॉजिकल एंड देयर आफ्टर फिर लिटरेरी एविडेंसेस देख के हम लोगों को पास जो है वो इंक्वायर करना पड़ता है ना। व्हाई दिस इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि ये इंक्वायरी रिक्वायर्ड इसीलिए है बिकॉज हर एक बुक में या फिर हर एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमें कोई ना कोई तो बायसेस जो है वो हमेशा दिखाई देते हैं। एंड फिर ये बायसेस हम लोगों को देखने पड़ते हैं, कुछ ट्रुथ उसमें जो है वो देखना पड़ता है। आज बुक्स की तो हम लोगों को इलेबोरेटली बात करनी ही है कि एंशिएंट टाइम में कौन से बुक्स थे, एंड यही बुक्स के साथ साथ हम लोग को इलेबोरेटली बात करनी है कि ये बुक्स में क्या क्या गड़बड़े है। बट बुक्स का मैंने आपको एक पहले भी एग्जाम्पल जो है वो दे के रखा था, and that example was quite clear. What was that example? Then say for example, if I am writing a book for Narendra Modi ji and I am very good person, I am एकदम right hand man of the Narendra Modi ji, तो इज देयर एनी चांस कि मैं वो बुक में कोई भी नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट वाली बात लिखूं, या फिर मैं नरेंद्र मोदी जी का कोई गलत पॉलिसी है या फिर ऐसा पॉलिसी जिसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे जीएसटी हो सकता है, डिमोनिटाइजेशन, वो बुक में लिखूं? मैक्सिमम टाइम पे ऐसा चांस नहीं रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे बुक लिखने का पर्पस क्या है, नरेंद्र मोदी जी को खुश करना। अगर वो खुश हुए तो ऑब्वियसली फिर मुझे क्या मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, कोई अच्छा पोस्टिंग मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई मैं नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट वाली कोई भी चीज जो बुक में नहीं डालूंगा। अब से फॉर एग्जाम्पल 1000 ईयर बाद ह्यूमैनिटी कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई, एंड फिर उस जमाने के जो बचे कुचे ह्यूमन से उन्होंने खोद के ये बुक जो है ढूंढ के निकाला। अब वो जब पढ़ेंगे देन ऑब्वियसली फिर उनको तो वही लगेगा ना कि नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे कुछ बुरे काम हुए ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम विद द एंशिएंट एज वेल एज मीडिएवल पास्ट इज ऑल अबाउट, कि मतलब जितने भी हमारे लेजेंडरी हीरोज है, लेजेंडरी किंग्स है, बस उनकी अच्छी अच्छी बातें हम लोग को पढ़ने को मिलती है। बट अगर सब कुछ अच्छा होता, सकुशल समंगल चलता, तो इनकी डायनेस्टी वो कोलैप्स क्यों हुआ? अगर से फॉर एग्जाम्पल रामायण में लिख के रखा है कि रघुवंश, रघुवंश इज बेसिकली राम भगवान का वंश है, इन्होंने बहुत अच्छे काम इंडिया के लिए करके रखे, तो व्हाई दैट डायनेस्टी कोलैप्स? अगर डायनेस्टी कोलैप्स हुई है तो जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ तो हुई ही है। वैसे फिर महाभारत में पांडवों का राज आया, अगर पांडवों का राज एंशिएंट इंडिया में आया हुआ है देन व्हाई पांडव कोलैप्स? पांडवों के होने के बावजूद फिर इंडिया का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन क्यों आया भाई? बाद में मौर्यंस क्यों आए? बाद में फिर इतने ज्यादा जो रीजनल किंगडम इंडिया में दिखते हैं वो क्यों आए? वो तभी आएंगे व्हेन द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द किंगडम ऑफ द रघुवंश से फॉर एग्जांपल, या फिर पांडव। तो वही वाली गड़बड़ है कि महाभारत या फिर रामायण अगर हम लोग ये भी देखें तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलता है रूलिंग प्रिंसिपैलिटीज का। एंड दैट्स व्हाई लिखने वाले के जो बायसेस जो होते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू एनक्वायर। एंड किसी ने अभी पूछा कि इसेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल क्या है, तो यही तो इसेंस है। अल्टीमेटली इंडिया जो आज 2023 में बना हुआ है, ये ऑलमोस्ट 3000 साल की एक प्रोसेस चली है, तब जाके बना हुआ है। एंड ये 3000 साल में मल्टीपल बड़े किंगडम आए, मल्टीपल बड़े किंगडम कोलैप्स भी हुए, तो इंडिया भी बचेगा इसकी गारंटी थोड़ी ना है कोई। इंडिया अभी जस्ट रिसेंटली 70 ईयर्स पहले, 70 साल कोई बड़ी चीज तो होती नहीं है, इसके 2 पार्टीशन हो चुके हैं, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो हाउ कैन यू गारंटीडली क्लेम कि इंडिया जो है एज अ नेशन जो है इट विल कंटिन्यू, इट विल प्रॉस्पर? इसमें कोई ना कोई तो अगर गड़बड़ हुई तो लोग अपसेट होने वाले हैं।
एंड लोग फिर ये कंट्री से डिटैच होकर यहाँ से बाहर निकल के सपने जो है वो क्या करेंगे, पालेंगे. एंड दैट्स व्हाई बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली आज जो इंडिया बना है, इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ लास्ट 3000 प्लस ईयर. एंड यही प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस हम लोगों को समझनी पड़ती है. इसमें सर्टन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चरल एंड कल्चरल फैक्टर जो है वो हमको देखने पड़ते हैं. एंड ये वाले जब फैक्टर हम देखेंगे तभी तो हम लोगों को पता चला कि भाई इंडिया बना है तो बना कैसे है. एंड फिर हमने पहले ओरिएंटेशन में भी देखा था कि इंडिया के बहुत सारे कंटेम्प्रेरी लेवल के जो प्रॉब्लम जो है, ये कंटेम्प्रेरी लेवल के जो प्रॉब्लम है ये गड़बड़ करेंगे ही करेंगे. एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज समथिंग दैट बेसिकली यू नीड टू गेट इनटू. ये वाली जो चीज है वो काफी सिग्निफिकेंट होती है, बिकॉज ऑब्वियसली ये वाले जो सोर्सेस हमारे पास है ये हमें सिर्फ अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, बुरी इंफॉर्मेशन नहीं देते. बट यही बुरी इंफॉर्मेशन की वजह से तो इतना सारा पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन जो है वो इंडिया का हुआ है. एंड यही पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन जो है वो अल्टीमेटली क्या हुआ है, फिर अल्टीमेटली इंडिया को एक जमाने में ले डूबा है. फिर से ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस चली है. बट अगेन ये भी हम पहले ही देख चुके हैं कि ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंशियंट एज वेल एज मीडिएवल टाइम में 2 बार हो चुका है. एंड ये दोनों बार जो है बेसिकली क्या हुआ है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होने के बाद वो डूब चुका है. एक इंटीग्रेशन किसने करवाया था, देन ऑब्वियसली अशोका ने करवाया था. एंड दूसरा इंटीग्रेशन औरंगजेब ने करवाया था. बट द मोमेंट बोथ ऑफ देम डाइड, इंडिया का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन वापस चालू हुआ. एंड फिर ये क्यों हुआ, ये उन्हीं की पॉलिसीज में हमको पता चलता है. और यही पॉलिसीज तो हम लोगों को देखनी है और यही पॉलिसीज तो समझनी है कि अल्टीमेटली इंडिया का अगर डिसइंटीग्रेशन प्रिवेंट करना है या फिर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन आपको अगर देना है तो वो कैसे हो सकता है, एंशियंट में कैसा था, मीडिएवल में कैसा था और अब कैसा होना चाहिए. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. तो या आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेगा तो आई विल गिव यू अ मिनट. ठीक है, सो एनीथिंग टिल हियर सो फार गाइस? Okay, so anything till here so far? ठीक है, perfect, good, right? हाँ, चलो, okay, so yeah, clear, everything is clear. Yeah, literary sources are by and large biased. Yes, they are by and large biased because obviously जो लिखने वाला जो बंदा है उसके वो नेचुरल क्या होते हैं, चॉइसेस होते हैं, इनहेरेंट होते हैं, राइट? अब एंशियंट टाइम में देखो ना, से फॉर एग्जांपल आपको संस्कृत आती है क्या? देयर आफ्टर आपको पर्शियन लैंग्वेज आती है क्या? या फिर आपको बेसिकली इवन अरेबिक लैंग्वेज आती है क्या? एंशियंट टाइम में ये वाली लैंग्वेज चलती थी, मिडिएवल टाइम में ये वाली लैंग्वेज चलती थी. और लैंग्वेज की हमेशा से इंडिया में क्या रही है, मोनोपोली रही है. एक सर्टन सेक्शन है, बस वही ये लैंग्वेज जो है उसके ऊपर उसने क्या किया था, कब्जा कर लिया था. जैसे संस्कृत इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ना आने के पीछे रीजन क्या है, ब्राह्मणिकल सोसाइटी है. ओनली ब्राह्मण कुड हैव नॉलेज और ओनली ब्राह्मण कुड हैव एक्सेस टू दी सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से मोनोपोली हुई. एंड ऑब्वियसली जब मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज आती है आपके एरिया में या फिर आपके कंट्री में, देन नॉलेज मोनोपोली के साथ साथ क्या होगा, फिर ऑब्वियसली बायसेस जो है वो बुक में आने चालू होंगे. बिकॉज ऑब्वियसली सिर्फ आप ही को नॉलेज है, आप ही लिख पा रहे हो, दूसरे लिख नहीं पा रहे हैं. तो राजा जो आपको पैट्रोनाइजेशन देता है, राजा आपको पैसे देता है बुक लिखने के, कोर्ट एम्प्लॉयमेंट देता है बुक लिखने के. एंड जब आप राजा के कोर्ट में बैठे हो, यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन कि वो राजा के अगेंस्ट कुछ लिखे. ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ी ना चल रही है, राइट? ये तो मीडिएवल टाइम या फिर एंशिएंट टाइम की एब्सोल्यूट मोनार्की थी. राजा के अगेंस्ट आपने कुछ लिखा तो फिर आप खत्म हो भाई, आपको तो वहीं पे डायरेक्टली क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा, राइट? तो लिटरेरी सोर्सेज जो है वो नेसेसरीली बायस्ड होते हैं. हम लोग को इसके वजह से ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि लिटरेरी सोर्सेज कौन से होते हैं और इसको पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका जो है वो कैसा होता है, राइट? ओके, हाँ. इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन इज बेसिकली एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द बुक. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में ओरिजिनल वर्जन ऑफ द वेदा हो सकता है क्या?
होगा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओरिजिनल वर्जन ऑफ महाभारत है, ओरिजिनल वर्जन ऑफ पुराण है, ओरिजिनल वर्जन ऑफ रामायण, ये सब जो है बेसिकली क्या है, ये अब हम लोग गायब हो चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही कोई इंडिया में नई डायनेस्टी बनती है, किंगडम बनती है, तो पहले वाले बुक जो है उनको कुछ तो कर देता है बट वो गायब हो जाता है। एंड फिर ये नया किंगडम, नया राजा अपने नए बुक बनाता है, और ये बुक में बेसिकली अपना एंसेस्ट्री या फिर अपना लीनियज जो है डायरेक्टली राम से या फिर बेसिकली महाभारत में पांडवों से जो है ट्रेस करने की कोशिश करता है। बट इस चक्कर में अल्टीमेटली उसने ओरिजिनल वर्जन खत्म कर दिए, एंड जो नए वर्जन जो लिखे, ऑब्वियसली उसमें फिर नया बंदा बुक लिखेगा तो मिर्च मसाला ऐड तो होगा ही, एंड वही वाली चीज जो है वो हमारे एंशियंट बुक एज वेल एज मीडिएवल दोनों के साथ जो है गड़बड़ हुई है। तो दैट इज बेसिकली द इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। धीरे धीरे आगे जाएंगे तो इसके बारे में आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ओके, यस, एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ क्लियर? हाँ, सिंपल, गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलो आई विल मूव फॉरवर्ड देन, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। फिर आज बेसिकली हम लोग को जाना है सोर्सेस के ऊपर। ओके, एक एक करके बेसिकली आगे बढ़ लेते हैं। फिर हम लोगों ने पहले वाले ओरिएंटेशन में जो है वो हिस्टोरिया, हिस्ट्री की जनरल इंफॉर्मेशन ली। सेकेंड ओरिएंटेशन में वी हैव सीन कि व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेस, सॉरी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दी, just give me a minute guys, okay? हाँ, परफेक्ट, यस। तो आज बेसिकली हम लोग को जाना है लिटरेरी सोर्सेस पे। सो व्हाट आर बेसिकली द लिटरेरी सोर्सेस? लिटरेरी सोर्सेस के बारे में भी हम लोगों ने पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखी थी इन लास्ट टू ओरिएंटेशन, कि जो आर्ट ऑफ राइटिंग है या फिर जो लिखावट जो है, ये एग्जैक्टली डेवलप होनी कब चालू हुई? ये एग्जैक्टली डेवलप होनी चालू हुई समवेयर अराउंड वैदिक पीरियड ऑनवर्ड, एंड दैट्स अ वैदिक पीरियड ऑनवर्ड जो है हम लोग को रियल हिस्ट्री जो है वो पता चली। ऐसा नहीं है कि वैदिक पीरियड के पहले वाला हिस्ट्री हम लोग को पता नहीं है, बट वहाँ के सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ही अवेलेबल है। एंड जब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अवेलेबल होते हैं तो उसमें गड़बड़ होती है। हमने देखा था कि अगर से फॉर एग्जाम्पल एक सेंट्रल फिगर है और उसके आजू बाजू में 8-10 लोग ऐसे नाच रहे हैं, तो इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन कैन बी देयर। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हिस्टोरियन बोलेगा कि भाई वो सेंट्रल बंदा जो राजा है, एंड फिर बाकी के लोग जो है वो प्रजा है, दैट्स वाई डिवीजन ऑफ सोसाइटी है। कोई आके बोला कि नहीं भाई वो सेंट्रल बंदा जो है उसकी शादी हो रही है, दैट्स उसके आजू बाजू में लोग नाच रहे हैं, तो कोई डिवीजन ऑफ सोसाइटी नहीं है। वैसे ही तीसरा बंदा आके बोल सकता है कि भाई देखो सेंट्रल बंदा जो है उसने कोई तो बड़ी टाइगर वाइगर की शिकार की होगी, तो दैट्स पीपल आर सेलिब्रेटिंग। तो ऐसे मल्टीपल इंटरप्रिटेशन कैन बी देयर फ्रॉम वन पर्टिकुलर इमेज। अगर वो लोगों ने अपने बारे में कुछ लिख के ही नहीं रखा, तो हाउ आर वी सपोज टू नो कि वो एग्जैक्टली उनकी पॉलिटिकल, सोसाइटी, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल पोजीशन कैसी थी? एंड दैट्स व्हाई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा से एक ग्रे एरिया रहता है कि कोई भी इंटरप्रिटेशन जो उसको हम लोग सच नहीं मान पाते, बिकॉज मल्टीपल कॉनोटेशन, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्चुअल डाटा कैन बी देयर। बट जब लिटरेरी सोर्सेज की बात आती है देन ऑब्वियसली अब सब कुछ लिखा हुआ है, और पढ़ के हम समझ पाएंगे कि भाई इन्होंने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। एंड दैट इज व्हाट बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज इज ऑल अबाउट। एंड जब हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करेंगे देन लिटरेरी सोर्सेज जो है वो हम लोगों को बहुत अलग अलग टाइप के जो है मिले पड़े हैं, एंड फिर यही लिटरेरी सोर्सेज की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है आज हम लोगों को लेनी है। सो टॉकिंग ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज, ये जो लिटरेरी सोर्सेस है बेसिकली डिवाइडेड होते हैं इनटू सर्टेन कैटेगरी। हमारे के पास कुछ रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस है, वैसे ही हमारे पास जो है बेसिकली कुछ सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेस है, एंड वैसे ही हमारे पास जो है बेसिकली कुछ कुछ जो है फॉरेन सोर्सेस भी है। अब एक एक करके इनको पहले जनरल समझते हैं एंड आफ्टर वी विल गो इनटू डिटेल। नाउ इंडिया में हमेशा से रिलीजन का एक बहुत ज्यादा होल्ड जो है वो रहा हुआ है, and since Hindu religion is one of the ancient most religion in our country, so that's a Hindu religion, and उसके साथ साथ जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन, इनके जो बड़े बड़े राइटर थे उन्होंने एंशियंट इंडिया से ही हम लोग को बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर जो है वो छोड़ने चालू किए, एंड दैट इज व्हाट बेसिकली रिलीजियस सोर्सेस इज ऑल अबाउट। इसमें कुछ हिंदू रिलीजियस सोर्सेस है, जैसे आपने नाम सुने होंगे वैदिक लिटरेचर या फिर वेदास है। आपने सुना भी होगा कि ऋग वेदा जो है ये ओल्डेस्ट रिटन लिटरेचर इन इंडिया माना जाता है।
तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑब्वियसली जब आप वेद लिखते हो तो कोई ना कोई तो कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन उसमें से देते ही हो। एंड फिर ये क्यों देते हो? तो से फॉर एग्जाम्पल आज जो है आप और हम भगवान के पास कब जाते हैं? आप और हम भगवान के पास तभी जाते हैं व्हेन वी आर इन अ बिग ट्रबल। ट्रबल के बिना तो भगवान के पास शायद ही कोई जाता है। लास्ट टाइम अपने टेम्पल कब विजिट किया था वो आप सोच लेना, यू विल गेट टू नो कि एग्जाम का टाइम है तो भगवान की याद आती है, भाई एग्जाम निकलवा दो, हम लोग 500 रुपया चढ़ा देंगे। तो ये चीज क्या है एग्जैक्टली आपको भगवान की जरूरत कब पड़ती है? व्हेन यू नीड अ मटेरियल प्लेजर। मटेरियल प्लेजर मतलब ऑब्वियसली आपकी जिंदगी है, इसमें आपको खुशियाँ चाहिए रहती है। एंड फिर ये खुशियाँ जो है वो पाने के लिए आप भगवान के पास जाते हो कि भाई भगवान हमारा ये काम करवा दो, हमको एग्जाम पास करवा दो, हमको अच्छी बीवी दे दो, हमको बड़ा बड़ा गाड़ी बंगला दे दो। तो ये क्या है सारी की सारी? ये डिमांड है आपकी। एंड ऑब्वियसली अगर आप आज के टाइम के रिलीजियस सोर्सेज देखोगे तो ऑब्वियसली आपको एक ब्राह्मण, एक पंडित जो वही सजेस्ट करेगा कि भाई आपका आयस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आपके आपकी कुंडली में शनि का दोष है, तो XYZ पूजा करवा लो भाई, शनि अच्छा खासा आपको हेल्प करेगा एंड आफ्टर आपकी एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगी। एंड यही चीजें तो अल्टीमेटली रिलीजियस बुक में लिखी जाती है। तो वेदास जो है उसमें हम लोग को मंत्र मिलते हैं एंड हर एक मंत्र जो है उसका कोई तो पर्पस भी तो होगा, वरना लोग मंत्रोपचार करेंगे ही क्यों, राइट? तो मंत्रोपचार करने के टाइम पे जो है आपको अगर बेसिकली उसका पर्पस ही नहीं बता तो फिर आप वो मंत्रोपचार क्यों करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल महामृत्युंजय मंत्र इज देयर। अब महामृत्युंजय मंत्र है बेसिकली आप मृत्यु के डर से बचने के लिए ही करते हो कि भाई हम लोग को मौत नहीं चाहिए तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। तो ये मटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ द सोसाइटी जो है शो करता है एंड दैट्स व्हाई हर एक मंत्र जो है उससे एसोसिएटेड जब आपने मटेरियल बेनिफिट लिखे तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में हम लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो पता चली कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी उनको पैसों में ज्यादा इंटरेस्ट है। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है उनको सन में ज्यादा इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू डॉटर। वैसे ही कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल है बिकॉज आउट ऑफ 33 कोटि, 33 कोटि, कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता है, कोटि का मतलब टाइप होता है। सो आउट ऑफ 33 टाइप ऑफ द गॉड्स दैट आर मेंशन्ड इन वैदिक लिटरेचर ओनली 3 गॉड्स आर बेसिकली फीमेल। तो अगर 30 गॉड मेल है और 3 ही गॉड फीमेल है तो सोसाइटी क्या है? पैट्रियार्कल है, पुरुष प्रधान है। तो ऐसी बहुत सारी कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को इनसे मिलती है। वैसे ही फिर हमारे पास जो है कुछ पुराणिक लिटरेचर भी है। पुराण जो है बेसिकली गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड लिखे हुए थे एंड यही पुराणिक लिटरेचर में अल्टीमेटली हम लोग को दो चीजें मिलती है। इसमें बेसिकली हम लोगों को जो है दो चीजें इन द सेंस दैट जो है एंशिएंट इंडिया के किंग जो है उनकी जीनोलॉजी मिलती है। एंशिएंट इंडिया के किंग उनकी जीनोलॉजी मतलब पुराण लिटरेचर जो है उसने इंडिया के जो एंशिएंट किंग जो है तब से लेके गुप्ता पीरियड के जितने भी डायनेस्टीज है एंड जितने भी किंग है उनकी एक रफ क्रोनोलॉजी हमारे लिए प्रोवाइड करवा के रखी है। एंड हर एक किंग का एक इंपॉर्टेंट काम जो है वो भी प्रोवाइड करवा के रखा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओके इन्होंने समथिंग कॉल्ड एज तीर्थ महात्म्य ये भी हम लोगों को दिया है। तो तीर्थ महात्म्य का क्या मतलब हुआ भाई? तीर्थ महात्म्य मतलब आज के टाइम पे आपका और हमारा जो रिलीजन जो है ये बाय एंड लार्ज पुरानिक हिंदुइज्म के ऊपर चलने वाला है, वैदिक हिंदुइज्म के ऊपर नहीं। वेदा के जो इंपॉर्टेंट गॉड है आपने कभी सुने होंगे, इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, अदिति, उषा, सोमा, रुद्र, ये सारे गॉड है। इनके ना आपको आज इंडिया में कई टेम्पल मिलेंगे ना आपको इनकी कई मूर्तियां दिखाई देंगी एंड बाय एंड लार्ज लोगों को पता भी नहीं है कि भाई हमारे गॉड है। जैसे वेदास में कुछ कुछ नाम तो ऐसे लिखे हुए हैं जिन जो गॉड है आपके आपको पता भी नहीं होंगे। जैसे वेदा में बेसिकली द्यायुस नाम का एक गॉड है जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। वैसे ही वेदास में अल्टीमेटली अश्विन नाम का भी एक गॉड है जिसके बारे में आपने हार्डली ही कभी सुना होगा। तो मल्टीपल गॉड्स हैव बीन फॉरगॉटन नाउ एंड सम न्यू गॉड्स आर देयर। न्यू गॉड्स मतलब कौन सा है? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो त्रिमूर्ति है जिनको आजकल का हिंदू रिलीजन मानता है, ये त्रिमूर्ति बेसिकली पुराणिक लिटरेचर ऑनवर्ड बननी जो है वो चालू हुई एंड इनका तीर्थ महात्म्य मतलब इनके जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है एंड वो टेम्पल से एसोसिएटेड स्टोरीज कि भाई 4 धाम ही क्यों है, 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों है, हर एक ज्योतिर्लिंग से एसोसिएटेड स्टोरी क्या है, शक्तिपीठ क्या होता है एंड शक्तिपीठ से एसोसिएटेड स्टोरीज क्या है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग को कहाँ पे मिलती है? पुराणिक लिटरेचर में जो है बेसिकली मिलती है। एंड यही पुराणिक लिटरेचर हम लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगेन कंटेम्प्रेरी पीरियड की देता है। तो एकदम एंशिएंट पास्ट की अगर बात करेंगे तो वेदा से हमको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है एंड देयर आफ्टर अगर हम लोग थोड़ा सा आगे आए, गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड आए, तो हम लोगों को पुराण से भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। एंड फिर इसके बाद जो है बेसिकली इंडिया में आते हैं एपिक्स।
एपिक्स का मतलब बेसिकली इतिहास होता है, ओके इसको आप संस्कृत में इतिहास ही बोलोगे। एंड वी हैव बेसिकली टू ऐतिहासिक लिटरेचर विद अस, दैट इज महाभारत एंड thereafter रामायण, जिनके प्रॉब्लम अभी मैंने आपको रफली बताए ही थे कि इसमें चीजें तो दी हुई है, बट ऑब्वियसली जब बुक लिखते हो आप, देन ऑब्वियसली इट इज नॉट नेसेसरी ना कि हर एक बंदे ने सारे अच्छे ही काम किए हैं एंड सिर्फ बैटल फील्ड में आपकी ग्लोरी है तो इसका मतलब आप अच्छे किंग बन गए, ऐसा भी तो नहीं होता है। अपने बैटल फील्ड में अगर बड़ा एम्पायर अगर जीत लिया है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बिठा रहे हो। इंडिया हैव दैट एडमिनिस्ट्रेशन राइट नाउ वाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसीलिए तो इंडिया टिका पड़ा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इतना इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इंडिया को जो प्रोवाइड किया गया है, उसके पीछे का रीजन ही वही है। जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल, दे वर द वाइस लीडरशिप एंड दे न्यू कि जब तक हम लोग इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालेंगे, तब तक इंडिया का जो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन एंशिएंट एंड मीडियल में हमको देखने को मिला है, वही वाला पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन वापस से देखने को मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई ये एपिक जो है, दैट इज महाभारत एंड रामायण, ये भी बेसिकली क्या है, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट से भरा हुआ है। एंड ये भी हम लोगों को आगे जब लेक्चर में जाएंगे तब देखेंगे ही। एंड जैसे रिलीजियस लिटरेचर में हिंदू लिटरेचर हमको दिखाई दिया है, ऐसा नेसेसरी नहीं है ना कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजन ही था। एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया में 62 डिफरेंट रिलीजन थे। अब ये 62 डिफरेंट रिलीजन में से बस 3 ही सवाए हुआ है, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। तो इसका मतलब रफली 59 अदर रिलीजन जो है वो एनहाइलेट हो गए। कुछ हिंदू रिलीजन ने किए, कुछ बुद्धिस्ट रिलीजन ने किए, एंड आफ्टर कुछ जैन रिलीजन ने किए, जिसकी भी इंफॉर्मेशन जब एंशियंट में हम जाएंगे तब देखेंगे। बट ये भी एक फैक्टर रहा है कि बेसिकली एंशियंट टाइम में सिंस हिंदू इज नॉट द ओनली रिलीजन, तो भाई दूसरे रिलीजियस बुक भी तो होनी चाहिए। तो ये दूसरे रिलीजियस बुक कौन सा है, तो हमारे पास बेसिकली कुछ बुद्धिस्ट सोर्सेस है। बुद्धिस्ट सोर्सेस जो है अगेन वो काफी सिग्निफिकेंट है, इनको इंडिया का अर्लीस्ट रिटन लिटरेचर भी माना जाता है। आपने ये चीज भी कभी सुनी होगी कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट लिटरेचर है वो ऋग्वेदा है। बट ऋग्वेदा जो है इट वाज रिवील्ड इन द सेंस दैट कि इट वाज बेसिकली बाय हार्टेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड बाय हार्ट करने के बाद वो पास ऑन हुआ है जनरेशन टू जनरेशन, एंड अल्टीमेटली इट वाज रिटन डाउन समवेयर अराउंड मौर्यन पीरियड। एंड मौर्यन पीरियड ऑनवर्ड जब ये ऋग्वेदा लिखा गया, तब जाके फिर लोगों को ऋग्वेदा का जो है नॉलेज मिलना चालू हुआ। बट इसके पहले हम लोग को कुछ डेवलपमेंट मिलते हैं, दैट इज बेसिकली बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो मौर्यन के 200-300 साल पहले से ही लिखे जाने इंडिया में क्या हुए, चालू हुए। एंड ये बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है इसको आप बोलोगे त्रिपिताका। जैसे हिंदू रिलीजन के लिए वैदिक लिटरेचर इज इम्पोर्टेंट, तो वैसे ही बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए त्रिपिताका जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। त्रिपिताका का मतलब क्या है, तो 3 बुक, त्रि मतलब 3, पिता का मतलब बुक। ये त्रिपिताका में कौन से बुक आते हैं, तो सबसे पहले जो है बेसिकली विनय पिताका, दूसरा जो है बेसिकली सुत्त पिताका, एंड तीसरा जो है बेसिकली अभिधाम पिताका। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट बुक जो आते हैं, विनय, सुत्त एंड अभिधाम पिताका, ये 3 बुक जो है ये बुद्धिस्ट रिलीजन के सिग्निफिकेंट बुक माने जाते हैं। सिग्निफिकेंट बुक माने जाते हैं इन द सेंस ये रिलीजियस लिटरेचर है बुद्धिस्ट रिलीजन का, जिसमें अगर हम लोग विनय पिताका की बात करें तो विनय पिताका हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, रूल्स ऑफ द मोनास्टिक लाइफ। मतलब अगर आपको मॉन्क या फिर नन बनना है, मॉन्क का मतलब होता है मेल साधु, नन का मतलब होता है फीमेल साध्वी। तो मॉन्क या फिर नन आपको बनना है बुद्धिस्ट रिलीजन में, तो आप कैसे बन सकते हो। बट ऑब्वियसली जब आप मॉन्क एंड नन बनने के रूल बताओगे तो उसमें कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन तो दोगे ही। जैसे विनय पिताका ने हमको ये इंफॉर्मेशन दी है कि एक पर्टिकुलर बंदी तब तक नन नहीं बन सकती जब तक वो अपने लिविंग मेल डिसेंडेंट का परमिशन नहीं लाती। एक तो फादर या फिर हस्बैंड या फिर बेटा, तीनों में से एक की परमिशन आपको लगेगी जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो। तो अगेन इट शोज कि भाई पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। वैसे ही फिर अल्टीमेटली ये जो विनय पिताका उसने इंफॉर्मेशन दी है कि जब जब ये मॉन्क एंड नन विहार में आएंगे तो विहार में रहने के लिए जो है इनके लिए अलग अलग क्वार्टर्स होंगे और दोनों का इंटरमिंगलिंग नहीं होना चाहिए। तो इट अगेन क्लियरली शोज कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में मटेरियलिज्म मतलब सेक्सुअलिटी जो है वो बहुत ज्यादा थी, एंड दैट्स व्हाई फिर ये मेल एंड फीमेल सेग्रीगेशन वाला जो पंगा जो है ये इन्होंने करके रखा था। तो ऐसी बहुत सारी कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन ये विनय पिताका में भी हमको मिलती है। सुत्त पिताका मतलब क्या है, तो सुत्त पिताका में गौतम बुद्धा ने दिए हुए जो सेरेमन थे वो हम लोग को मिलते हैं। बट सेरेमन से एसोसिएटेड स्टोरीज भी है कि ये सेरेमन कहाँ दिया गया, किसके अंडर दिया गया। तो इसकी वजह से हमको कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम में गौतम बुद्धा ने कौन से किंगडम को विजिट किया था, एंड फिर वो कंटेम्प्रेरी कैपिटल सिटीज वो किंगडम की क्या क्या थी
वो कैपिटल सिटी में किंग कौन सा था, एंड किंग जो है बुद्धिस्ट रिलीजन का पैट्रोनाइजर था या फिर हेटर था। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पता चलती है। ऑब्वियसली अगर किंग बुद्धिस्ट रिलीजन का हेटर होगा तो मतलब किंग का रिलीजन कोई दूसरा है, बट स्टिल अगर किंग गौतम बुद्धा को अपने एरिया में आके प्रवचन देने के लिए अगर परमिशन दे रहा है तो बाय एंड लार्ज रिलीजियस हेट्रेड नाम का जो कंसेप्ट है वो उतना उस जमाने में शायद डेवलप नहीं रहेगा, वरना फिर ऑब्वियसली ये प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटी मानी जाती है आज के टाइम पे, और इसको रोकने के लिए लव जिहाद जैसे जो लॉज है वो लाई जाते हैं। बट इन एनी केस उस जमाने में तो ये सब चीजें नहीं होती थी। ये हम लोग को सत्य पिताका से पता चला है, बिकॉज बहुत जगह पे प्रॉपर एंटी बुद्धिस्ट किंग जो है उन्होंने भी गौतम बुद्धा को अपने एरिया में आके अपना धर्म जो है बेसिकली प्रोपोगेट करने की परमिशन दे के रखी है। एंड यही सारी इंफॉर्मेशन तो हम लोग को ये बुक से जो है अल्टीमेटली देखनी है। एंड देयर आफ्टर फिर अभिधाम पिताका। अभिधाम पिताका जो है बेसिकली ये बुद्धिस्ट रिलीजन की फिलॉसफी जो है ये हमको देता है। एंड ये रिलीजियस फिलॉसफी भी हम लोग को देखनी है। ये रिलीजियस फिलॉसफी मतलब होता क्या है कि आपका रिलीजन अल्टीमेटली बनता क्यों है, इसकी क्या जरूरत क्या है आपको। भगवान ने तो आपको बेसिकली मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन बना के तो नहीं भेजा, आपके माँ बाप ने आपको बनाया है। इट्स योर मॉम डैड हु डिसाइडेड। आपका बेसिकली बचपन में ही जब आप 1 साल के होने वाले हैं तब तक आपका बेसिकली एक तो रिलीजियस क्रिश्चियनिटी या फिर सिखिज्म या फिर इस्लामिज्म या फिर हिंदुइज्म में आपको डालना जो है वो आपके मॉम डैड ने किया है। तो ये रिलीजन का इतना जरूरी क्या होता है भाई, इतनी नेसेसिटी क्या है। एंड दैट इज अ रिलीजियस फिलॉसफी कमिंस टू बी। आजकल के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ह्यूमैनिटी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। आजकल के टाइम पे जिंदगी का जो पर्पस जो है ये अपलिफ्टमेंट है। अपलिफ्टमेंट इन द सेंस दैट कि आपको बेसिकली अगर एडमिनिस्ट्रेटिव करियर बनना है तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी के सपने देखोगे, पॉलिटिकल करियर कर बनाना है तो आप नरेंद्र मोदी जी मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देखोगे। वाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको वो चीजें दे के रखी है। बट नाउ यू इमेजिन अ सोसाइटी एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की चलती थी, एंड फिर वो मोनार्क जो है उसका बेटा नेक्स्ट राजा बनेगा। मोनार्क के दरबारी है, ये दरबारी जो है ये इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। इनके जो बेटे हैं वही अगले मिनिस्टर बनेंगे। एंड सेम विल हैपन इवन विद द ब्यूरोक्रेट, कि जो इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट है वो मरने के बाद उसी का बच्चा तो नेक्स्ट ब्यूरोक्रेट बनेगा। तो ऑर्डिनरी जो लोग थे या फिर ऑर्डिनरी इंडियंस थे या फिर कोई भी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का जो ऑर्डिनरी बंदा था जिसको आपने ये बता दिया कि भाई अब आपको जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, हायर पोजीशन नहीं मिलेगी, तो उसको उसके जिंदगी का पर्पस भी तो आपको बताना है। एंड यही पर्पस जो होता है ये होता है बेसिकली स्पिरिचुअल पर्पस। स्पिरिचुअल पर्पस मतलब ये सारी चीजें मुंह में आया भाई, आप क्या करोगे प्राइम मिनिस्टर बन के, आपको ब्यूरोक्रेट क्यों बनना है, तो आप ये सब चीजें छोड़ दो, आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाओ, मन की शांति में मानो। मतलब अपनी जिंदगी जो है उसका क्या करो आप, जो बेसिकली कंटेंट रहना सीखो, संतुष्ट रहना सीखो। एंड फिर ये स्पिरिचुअलिज्म जो है उसके तरीके जो है ये अल्टीमेटली आपको रिलीजन बताता है। बट ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे ही ह्यूमैनिटी आगे बढ़ी तो लोगों ने स्पिरिचुअलिज्म मानना जो छोड़ दिया, एंड लोग जो बेसिकली मटेरियलिज्म की तरफ निकल पड़े। मटेरियलिज्म मतलब अगर हमारा रिलीजन जो है हमको अपलिफ्टमेंट का मौका नहीं दे रहा है तो हम हमारा रिलीजन क्यों मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि बाय एंड लार्ज इंडिया में हिंदू रिलीजन जो है सबसे अर्लीस्ट रिलीजन माना जाता है। बट ये रिलीजन में जो डेवलप्ड हुआ एक्सेसिव स्पिरिचुअलिज्म जो है, एंड स्पिरिचुअलिज्म के बाद एक्सेसिव मटेरियलिज्म जो है, एंड इसके साथ साथ जो डिस्टिंक्शन ये रिलीजन में डेवलप्ड हुए, इसकी वजह से लोग ये रिलीजन से तंग आ गए। एंड यही तो लोग थे अल्टीमेटली जिन्होंने फिर अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शिफ्ट होना चालू कर दिया। इट वॉज वर्धमान महावीर जो हिंदू थे जो अल्टीमेटली जैनिज्म में कन्वर्ट हुए। इट वॉज गौतम बुद्धा जो हिंदू थे जिन्होंने अल्टीमेटली नया रिलीजन बुद्धिस्ट रिलीजन निकाल दिया। इट वॉज मक्खाली गोसाई जो बेसिकली अगेन हिंदू थे जिन्होंने अल्टीमेटली आजीविका नाम का एक नया रिलीजन जो निकाल लिया। इट वॉज चार्वका जो अगेन हिंदू था जिसने अपना ही एक चार्वक नाम का एक नया रिलीजन जो है वो निकाल लिया। तो ये चीजें क्यों हुई, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। जब आपके रिलीजन में एक्सेसिव स्पिरिचुअलिज्म, एक्सेसिव मटेरियलिज्म एंड देयर आफ्टर फिर डिस्टिंक्शन, भेदभाव ज्यादा हो जाता है, तो एट्रोसिटी मेजॉरिटी ऑर्डिनरी लोगों पे होती है। एंड मेजॉरिटी ऑर्डिनरी लोग जो है फिर ये रिलीजन में रहना चाहेंगे क्या, नहीं रहना चाहेंगे। एंड दैट्स व्हाई दे विल लीव द रिलीजन एंड दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन। वही हुआ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने अपने रिलीजियस प्रिंसिपल या फिर फिलोसॉफी इस तरीके से डेवलप की कि हिंदू रिलीजन के सारे प्रॉब्लम जो है इसमें से बेसिकली निकल गए। दैट्स द ऑर्डिनरी इंडियंस के लिए वही वाला पंगा हुआ कि ये रिलीजन में रहने से बेटर जो है दूसरे रिलीजन में शिफ्ट होते हैं।
ये वही वाला पंगा है कि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपने ये न्यूज़पेपर में सुना होगा कि बेसिकली जो क्रिश्चियन प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटी जो है वो इंडिया के विलेज में और ट्राइबल एरिया में जाके लोगों को कन्वर्ट कर रही है। एंड फिर कौन से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, एक तो दलित बंदा या फिर ट्राइबल बंदा। ये दलित बंदा एंड ट्राइबल बंदा हिंदू रिलीजन का मोस्ट ऑप्रेस पर्सन है। विलेज लेवल पे इसके अगेंस्ट एट्रोसिटी तो आज भी चल रही है। तो कभी ना कभी तो वो बंदा आपके रिलीजन में परेशान होने ही वाला है। जब उसके सामने इक्वालिटी बेस्ड रिलीजन आएगा जो उसका मटेरियल अपलिफ्टमेंट करवाने की बातें कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसमें जाएगा। इसको आज आपका राइस बैग बोलते हो कि भाई अगर क्रिश्चियन रिलीजन उसको प्रॉमिस दे रहा है कि भाई हमको मंथली आपको बेसिकली 5,000 रुपए और एक राइस बैग देंगे, आप बेसिकली हमारे रिलीजन में आ जाओ, वो बंदा जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज उसका जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है उसको कुछ नहीं दे रहा है, उसमें बस उसको भेदभाव मिला है, उसमें बस उसके खिलाफ एट्रोसिटी हुई है, उसमें ना उसको खाना मिलता है ना पैसा मिलता है, तो वो रहेगा क्या वो रिलीजन में? नहीं रहेगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन इवन इन एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, कि यही हिंदू रिलीजन जो है वो क्रैकडाउन होना चालू हो गया एंड मल्टीपल नए रिलीजन आए। एंड ऑब्वियसली जब हिंदू रिलीजन क्रैकडाउन होगा, मल्टीपल नए रिलीजन आएंगे, तो ऑब्वियसली रिलीजियस बेस्ड वॉरफेयर जो है वो भी कंट्री में चालू होंगे। तो डायनेस्टीज जो है वो रिलीजन में डिवाइड होंगी, डायनेस्टीज जो है उसमें पॉलिटिक्स होगा, एंड अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो है उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट एंशिएंट इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर भी होगा ही होगा। एंड वैसे ही जैसे हमने बुद्धिज्म की बात की, तो वैसे ही जैनिज्म जो है उनके भी सोर्सेज जो है हमारे पास अवेलेबल है। इनको बेसिकली अंग लिटरेचर बोला जाता है, अंग एंड देयरआफ्टर उपंग। तो अंग एंड उपंग लिटरेचर जो है उसमें भी जैनिज्म रिलेटेड जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों को मिलती है। एंड फिर ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के हम लोगों को वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास में एग्जैक्टली पढ़ते क्या हो? इतिहास में आप एग्जैक्टली पढ़ते यही हो कि एंशियंट टाइम में पॉलिटिकल, देयरआफ्टर फिर सोशल, देयरआफ्टर फिर इकोनॉमिकल एंड देयरआफ्टर फिर कल्चरल डेवलपमेंट जो है कैसे हुए। बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर यकीन रखता है। तो हर एक एरिया की पॉलिटी अलग है, सोसाइटी अलग है, इकोनॉमी अलग है, कल्चर अलग है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें जो डेवलप कैसे हुई। अगर से फॉर एग्जाम्पल आप बैठे उत्तर प्रदेश में, या बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तर प्रदेश, एंड कल जो है बेसिकली आपका अगर आईएएस बनने के बाद पोस्टिंग हुआ तमिलनाडु में, देन तमिलनाडु की सोसाइटी के बारे में, पॉलिटी, सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में अगर आपको पता ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट सर्वाइव इन दैट एरिया। वो लोग तो आपके लिए हॉस्टाइल हो जाएंगे, बिकॉज आपका कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है। एंड ये चीज आप जब तक नहीं समझोगे तब तक तो आपको लगेगा कि आपका ही कल्चर सुपीरियर है भाई, और आप आपका कल्चर उनके ऊपर एनफोर्स करने की कोशिश करोगे। एंड दैट इज समथिंग दैट विल कॉस्ट इंडिया एज ए नेशन, बिकॉज एक हेट्रेड जो है वो ऐसे ही तो बढ़ता है। धीरे धीरे यही हेट्रेड जब बढ़ता जाएगा, तो कभी ना कभी तो फिर क्या होगा, कंट्री का जो क्रैकडाउन है वो अल्टीमेटली हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ये सारी चीजें जो है हमको पढ़नी रहती है। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि जब मैं रिलीजियस लिटरेचर की बात करता हूँ, तो एंशियंट टाइम में हिंदू, बुद्धिस्ट एंड देयरआफ्टर जैन, ये तीन इंपॉर्टेंट रिलीजियस सोर्सेस हमारे पास है। अनफॉर्चुनेटली जो 59 अदर रिलीजन है वो एंशियंट टाइम में कोलैप्स हो गए, पेरिश हो गए, तो ऑब्वियसली उनका कोई एज सच इन्फॉर्मेशन है हमारे पास नहीं आया है। बट ये तीन रिलीजन का इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। एंड आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि ये तीन रिलीजन की जो इन्फॉर्मेशन जो हमको मिलती है वो रफली क्या क्या है और हमको इसको पढ़ना क्यों है। अब यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेगा देन यू विल लेट मी नो गाइस। ओके, सो एनीथिंग टिल हियर सो फार? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड सेक्ट? ओके, रिलीजन बड़ा होता है, से फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन, ये रिलीजन में फिर मल्टीपल सेक्ट होते हैं। सेक्ट का मतलब होता है पंथ, आपने पंथ सुना होगा, राइट? पंथ इज सांप्रदाय, पंथ ये होता है सेक्ट। तो हिंदू रिलीजन में आपको वैष्णविज्म भी दिखाई देगा, जो वैष्णव भगवान के सारे के विष्णु भगवान के फॉलोवर है। एंड देयर आफ्टर शैविज्म भी दिखाई देगा, जो शिव भगवान के फॉलोवर है। वैसे आप इस्लामिक रिलीजन आप लोगे तो इस्लाम इज अ रिलीजन, इसमें दो सेक्ट आपको दिखाई देंगे, एक है शिया एंड देयर आफ्टर सुन्नी। तो सेक्ट जो है बेसिकली, ये सेक्ट जब आप बात करोगे तो इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, इवन दो दे बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन। इनके रिलीजियस प्रैक्टिस डिफरेंट है, इवन दो दे बिलोंग टू द सेम रिलीजन। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, राइट? या ओके, परफेक्ट, गुड, राइट, क्लियर एवरीथिंग, गुड। ओके, टेक अ मिनट, अगर और कोई अगर डाउट रहेगा आपको देन यू विल लेट मी नो गाइस। ओके, सो एनीथिंग टिल हियर सो फार?
सर ये कैसे पता चला कि पहले 59 रिलीजन और थे? ये इन्हीं लिटरेचर से ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैन रिलीजन के फाउंडर जो है वर्धमान महावीर नहीं है, ऋषभनाथ है। तो जैन रिलीजन के फाउंडर जो है ऋषभनाथ, इनका अर्लीस्ट रेफरेंस हमको वैदिक लिटरेचर में मिलता है। तो वैदिक लिटरेचर ने हमको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि जैन रिलीजन के फाउंडर है ऋषभनाथ है। तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर कि ऋषभनाथ जो है वो वैदिक पीरियड टाइम पे इंडिया में रहते थे, एंड इसी रिलीजन के 24th तीर्थंकारा, 24 तीर्थंकारा मतलब जो बेसिकली लास्ट धर्म गुरु जो है दैट इज वर्धमान महावीर, जिनका नाम काफी फेमस है। ये वर्धमान महावीर लेटर ऑन वैदिक पीरियड के बाद में आए हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो आपको स्कैटर्ड मिलेगी यहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजन के बहुत सारे रेफरेंस जैन लोगों ने देके रखे हैं, जैन रिलीजन के बहुत सारे रेफरेंस जो बुद्धिस्ट लोगों ने देके रखे हैं। और ये क्यों देके रखे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली एज अ रिलीजियस लीडर आप यही प्रूव करने की कोशिश करोगे ना कि भाई हमारा धर्म वो दूसरे धर्म से ज्यादा अच्छा है, एंड ऑब्वियसली वही चीजें तो अल्टीमेटली कहाँ पे आएंगी? आपके रिलीजियस बुक्स में आएंगी। तो दैट इज समथिंग फॉर यू। ओके, हाँ। त्रिपिताका का मतलब होता है, त्रि मतलब तीन, पिताका का मतलब होता है बुक। इसमें विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधाम पिताका है। विनय पिताका क्या है? तो विनय पिताका बेसिकली जो रूल ऑफ मोनेस्टिक लाइफ है वो है। मतलब मोनेस्टिक लाइफ मतलब क्या है? तो अगर आपको साधु सन्यासी बनना है, बुद्धिस्ट रिलीजन के मॉन्क होते हैं, अगर आपको मॉन्क बनना है, भिक्खु बनना है, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे भाई। वो रूल जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे फिर सुत्त पिता का क्या है? तो गौतम बुद्धा हिमसेल्फ, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में सेरेमॉन दिए थे। सेरेमॉन का मतलब होता है प्रवचन। इसको आप स्पीच नहीं बोलोगे, प्रवचन बोलोगे। पॉलिटिकल लीडर जो देता है वो स्पीच होता है, रिलीजियस लीडर जो देता है उसको आप सेरेमॉन, प्रवचन बोलते हो। तो सेरेमॉन जो गौतम बुद्धा ने दिए हुए थे, तो उसको आप बेसिकली आपको सारे के सारे सेरेमॉन जो है वो सुत्त पिताका में मिल जाएंगे। एंड देयर आफ्टर अभिधाम पिताका जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन की क्या बताता है? फिलॉसफी बताता है। एंड फिर ये फिलॉसफी देयर आफ्टर गौतम बुद्धा के सेरेमन, एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली व्हाट? देन मोनास्टिक लाइफ। इसमें बहुत सारी कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन जो है छुपी है। क्या है वो? ऑब्वियसली लेटर ऑन जब लेक्चर्स में जाएंगे तब देखेंगे। बट ऑब्वियसली अब आज ही देखिए आप कि बागेश्वर धाम बाबा इज अ रिलीजियस लीडर, प्रीचर, कि फिर वो अल्टीमेटली जब आता है कैमरा के सामने तो अनशन तो बख ही देता है, बट स्टिल कंटेम्प्रेरी सोशल इशू के बारे में ही बात करेगा, उसी का एक सोल्यूशन जो वो देने की कोशिश करेगा। सेम गोस फॉर बाबा राम रहीम, सेम गोस फॉर आसाराम बापू। भले इनको उठा के अभी हमने जेल में डाल दिया है, बट ये रिलीजियस लीडर है, इनके प्रवचन होते हैं, सेरेमन होते हैं, तो ये कंटेम्प्रेरी सोशल इशू की तो बात करते हैं। बाबा रामदेव रिलीजियस लीडर है, पतंजलि जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बता के रखा है, पर जब जब कैमरा के सामने आएंगे तो क्या बोलेंगे? भाई योग करो। क्यों? बढ़ता हुआ हार्ट रेट है इंडिया का, हार्ट अटैक वो कम हो जाएगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी ना कि इंडिया में हेल्थ इशू बहुत ज्यादा है और हार्ट अटैक से मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे मरते हैं। तो ये वाली जो सारी चीजें जो है आपको रिलीजियस लिटरेचर में दिखाई देंगी। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, राइट? हाँ सर, व्हाई डिड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया एज इट इज इन द एंशिएंट टाइम? देखो इसका ना बेसिकली एक बेसिक रीजन आपको समझना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म वाला जो कंसेप्ट है ये मॉडर्न कंसेप्ट है। ये वाला जो कंसेप्ट है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की लेगेसी है इंडिया के लिए। इंडिया कभी भी एज सच एंशिएंट पीरियड या फिर मिडियल पीरियड ऑफ टाइम में सेक्युलर नहीं था। जब ये कंसेप्ट ही आपके पास नहीं है तो you cannot call a particular king tolerant या फिर basically what, then obviously secular। तो एक किंग जो है उसके सामने जब 62 डिफरेंट रिलीजन थे, उसने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणिज्म, ये एक्चुअल नाम था हिंदुइज्म का, हिंदू वर्ड तो काफी बाद में आया जिसकी लेटर ऑन बात भी करेंगे। तो ब्राह्मणिज्म, देयर आफ्टर फिर बुद्धिज्म, एंड देयर आफ्टर जैनिज्म, ये तीन ही रिलीजन जो है वो पैट्रोनाइज क्यों किए? ऐसी क्या जरूरत पड़ी किंग को कि किंग ने बाकी के जो 59 रिलीजन जो है वो पैट्रोनाइज नहीं किए? बिकॉज अगर सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट होता, टॉलरेंस वाला कंसेप्ट अगर उनके लिए होता जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लाया, तो ऑब्वियसली किंग जो है ये सारे ही रिलीजन को पैट्रोनाइजेशन देता। बट अगर 62 रिलीजन में से सिर्फ 59 अगर जिंदा, सब 59 मर गए, 3 ही जिंदा है, तो किंग के लिए कोई ना कोई तो जरूरत भाई पड़ी होगी। एंड फिर वो जरूरत क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ब्राह्मणिज्म जो है, दिस पीपल हैड मोनोपोलाइज द संस्कृत नॉलेज। तो इनके पास जो है बेसिकली नॉलेज की मोनोपोली थी। एंड जब आपके पास नॉलेज की मोनोपोली होगी देन ऑब्वियसली आप जो है बेसिकली एबल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रहोगे। एबल एडमिनिस्ट्रेटर की जो है कोई भी किंग को जरूरत पड़ेगी। एज आई टोल्ड यू
कि एक किंग जो होता है वो बचपन से ही बैटल हार्डन मिलिट्री कमांडर के लिए ट्रेन होता है। एक क्षत्रिय किंग है आपके पास, तो उसको बचपन से आपने ट्रेनिंग जो है तलवारबाजी की दी है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी की दी है, तो ऑब्वियसली ही कैन गो ऑन टू वॉरफेयर, ही कैन लीड अ बिग बिग वॉरफेयर। बट भाई वॉरफेयर जीतना जो है इज नॉट अ टास्क। वो आप जीत जाओगे भाई, जीतने के बाद अब एक नई टेरिटरी आपके अंडर आई है, और ये टेरिटरी हॉस्टाइल टेरिटरी है, वहां के लोग नहीं चाहते कि आप वहां पे आओ, बट फिर भी वहां के लोगों को कन्विंस करना कि भाई आप हमारे राज में आप आओ, एंड फिर उनके लिए अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना, ये राजा के बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको एबल एडमिनिस्ट्रेटर लगेंगे, जो रीजनल एरिया में जाएंगे भी, एंड जाने के बाद वहाँ के लोगों को कन्विंस भी करेंगे कि भाई अब आप हार चुके हो तो आपको हमारे अंडर आके रहना है, एंड इन रिटर्न हम आपको एक बेसिकली क्या देंगे, गुड गवर्नेंस, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर देंगे। अब ऑब्वियसली हिंदू रिलीजन की आप बात करोगे तो ब्राह्मण लोगों के पास ये नॉलेज मोनोपोली थी, एंड नॉलेज मोनोपोली थी मतलब ब्राह्मण लोगों के पास एक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही अच्छा नॉलेज है। तो दैट्स व्हाई अशोका, thereafter फिर इवन कनिष्क, thereafter इवन हर्षवर्धन, ये तीनों एंशियंट इंडिया के ग्रेट किंग थे, बट सबके सब बुद्धिस्ट किंग थे। बट स्टिल इनका सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभालने के लिए आपको कोर्ट में एक ब्राह्मण बंदा जो है बेसिकली दिखेगा ही दिखेगा। एंड दैट इज वाई बेसिकली ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है सवाई, किंग कोई भी हो बट उसको एडमिनिस्ट्रेशन की जो जरूरत पड़ेगी ना भाई, एडमिनिस्ट्रेशन के बिना दरबार कैसे चलेगा, एंड दैट्स वाई ये रिलीजन जो है बेसिकली सवाई हुआ। इसको लार्जेस्ट पैट्रोनाइजेशन है वो किंग को देना पड़ा कि किंग कोई भी रिलीजन का रहे, इट डजंट मैटर, बट भाई कोर्ट तो चलाना है, एंड अगर कोर्ट चलाने के लिए अगर आपको उनकी जरूरत पड़े तो आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे बीजेपी इंडिया में बेसिकली लव जिहाद की बातें करेंगी, रिलीजियस कन्वर्जन की बातें करेंगी, एंटी इस्लामिक बातें करेंगी, बट जैसे ही नरेंद्र मोदी इंडिया से उठ के बाहर जाते तो मिडिल ईस्ट में जाके बड़े बड़े शेख, दर आफ्टर किंग सलमान, इनके गले भी लगेंगे, उनके साथ दावतें भी करेंगे जिसमें नॉनवेज भी होता है, एंड इनके साथ बेसिकली क्या करेंगे, इनके बड़े बड़े अवार्ड जो है वो भी क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। Underlying aspect समझो, it is not for the criticism, it is basically the necessity of the political leadership, कि आपकी आइडियोलॉजी अल्टीमेटली कुछ भी हो, बट राजपाट चलाना है तो पैसा लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन लगेगा, एंड यही पैसा और एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में आपको आपकी आइडियोलॉजी, आपका धर्म दोनों बाजू में रखना ही पड़ता है। नरेंद्र मोदी इज अ क्लासिक केस एग्जाम्पल जो अभी आपको दिखाई देगा। ऑब्वियसली उनको भी कोई मजा नहीं आता होगा कि बेसिकली इस्लामिक किंगडम में जाओ, वहाँ के राजा रजवाड़ों से मिलो, उनके साथ दावतें करो जिनमें बेसिकली नॉनवेज होता है, ही इज अ वेजिटेरियन पर्सन, बट स्टिल करना पड़ता है ना भाई, क्या करे, ऑप्शन क्या है, पैसा उनके पास, तेल है उनके पास, इंडिया को जरूरत है उसकी, तो लाना पड़ेगा। वही वाला पंगा है कि किंग कोई भी हो, ब्राह्मण लोगों की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देयर आफ्टर आपको बुद्धिज्म रिलीजन या फिर बुद्धिज्म की भी जरूरत है, बिकॉज कोई भी धर्म जो है, ये धर्म में एक ऑर्डर ऑफ मॉन्क या फिर नन होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मॉन्क, ऑर्डर ऑफ नन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली साधु सन्यासी जो है उनका एक बड़ा बखेट ये जो है ऑर्डर आपके पास होना चाहिए, जो हर एक एरिया में जाए वहां पे धर्म परिवर्तन है वो करे। एंड यही ऑर्डर ऑफ मॉन्क, ऑर्डर ऑफ नन जो है ये बेसिकली इन्होंने डेवलप किया था, दैट इज विहार। अब ये विहार मतलब होता क्या है, ये केव्स होते हैं, एंड फिर ये केव जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क एंड देयर आफ्टर बुद्धिस्ट नन जो है वो रहते हैं। एंड फिर बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट नन करेगा क्या, बुद्धिस्ट मॉन्क या फिर बुद्धिस्ट नन है वो भिक्खु है, भिक्खुनी है, तो भिक्षा मतलब बेसिकली भीख मांग के जो है खाएंगे। एंड जब आप बेसिकली भीख मांग के खाने की कोशिशें करते हो तो आप बेसिकली कौन से एरिया में जाके भीख मांगते हो, टेक एन एग्जाम्पल टूडेज इंडिया, गांव में आपको भिखारी दिखता है रास्ते पे कि भाई दे दे भगवान के नाम पे या फिर अल्लाह के नाम पे, आपको सिर्फ शहरों में दिखते हैं। क्यों, बिकॉज सरप्लस ऑफ वेल्थ जहां पे होगी वही का बंदा तो दान धर्म करेगा, वही का बंदा तो भीख देगा। अब गांव में लोगों के खुद के खाने के लाले है, वो किस भीख में कोई पैसा देंगे, नहीं देंगे, सिंपल है। एंड वही प्रॉब्लम जो है बुद्धिज्म के साथ भी हुआ कि इन्होंने ऑर्डर ऑफ मॉन्क एंड नन बना दिया, अपने बड़े बड़े केव्स बांधे, बट केव्स बांधने के बाद यहाँ पे जो मॉन्क एंड नन रह रहे हैं ऑब्वियसली वो तो एस्केटिक है, साधु सन्यासी लोग हैं, काम धाम तो करेंगे नहीं, तो उनको खाना कौन खिलाएगा, गरीब लोग तो खिला नहीं सकते, तो आपको लगाना पड़ेगा आपका केव या फिर विहारा बड़े बड़े सिटीज के बाहर। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, ओके, बाय द पीरियड ऑफ द 1st century AD, बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए बहुत अच्छी चीज हो गई कि अल्टीमेटली इन्होंने जितने भी अपने केव्स मतलब विहार जो है वो लगाने जो चालू किए, वो बड़े बड़े सिटी के बाहर जो आपको दिखाई देंगे। आज भी अगर आप देखोगे अजंता, एल्लोरा, बाग केव, बामियान केव,
या फिर इवन पाटलिपुत्र, कौशाम्बी वाला केव हो सकता है। तो ये सारे के सारे एंशियंट टाइम पे प्रॉस्परस सिटीज हुआ करती थी। एंड अब आप सोचिए, आप एक प्रॉस्परस सिटी जो है जिसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसा है, उसके बाहर बैठे हुए हो। ये उसके बाहर जब आप बैठे हो अपना केव लेके, तो ऑब्वियसली अब बाहर जो है बेसिकली जो प्रॉस्परस सिटी जो है वहां से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा दान जो है आपके पास आएगा ही आएगा। एंड क्यों नहीं आएगा, आएगा। जैसे इस्कॉन टेम्पल देख लेना, कोई गाँव में होता है क्या इस्कॉन टेम्पल? कभी देखा कि उत्तर प्रदेश के विलेज एरिया में इन्होंने जो है इस्कॉन टेम्पल बना दिया, या फिर महाराष्ट्र के देहाती एरिया में इस्कॉन टेम्पल बना दिया? नहीं। इस्कॉन टेम्पल आपको दिखेंगे न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, मैनचेस्टर में, मैनहट्टन में, मुंबई में, देर आफ्टर दिल्ली में। क्यों? सरप्लस सिटी है। एंड फिर सरप्लस सिटी होंगी जहां पे आपने इतने बड़े मंदिर बांधे, तो ऑब्वियसली वहां पे रिच लोग तो बैठे हुए ही है, वो दान धर्म करने में यकीन रखने वाले लोग हैं, बिकॉज इतना ज्यादा पैसा है तो भगवान की कृपा से तो आया भाई। तो इस्कॉन की प्रॉपर्टी या फिर इस्कॉन का जो पैसा आता कहाँ से है? सरप्लस सिटी से ही तो आता है। वही वाली चीज है, बुद्धिस्ट विहारा जो है ये बड़े बड़े सिटीज के बाहर जब इन्होंने लगाए, तो ऑब्वियसली वहां से बहुत सारा पैसा जो इनके पास आना चालू हुआ। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम विहार का एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क जो इंडिया में डेवलप्ड हुआ, एंड यही विहार का जो इंपॉर्टेंट नेटवर्क अल्टीमेटली जो इंडिया में डेवलप्ड हुआ, ये नेटवर्क की वजह से अल्टीमेटली दिस इंस्टीट्यूशन जो है दे स्टार्टेड टू वर्क एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मतलब पाटलिपुत्र से लेके नीचे मुंबई वाला सुपारा एरिया था उस जमाने में, वहां तक, एंड वहां से लेके तक्षशिला तक, एंड तक्षशिला से लेके सेंट्रल एशिया में बामियान केव तक बुद्धिस्ट विहारा जो है वो फॉर्म हो चुके थे। इनके पास सरप्लस वेल्थ थी, मतलब बहुत सारा पैसा था, एंड ये पैसा जो है अब बेसिकली ये लोग इन्वेस्ट करके खाना चालू कर दिया। ये एक रीजन भी रहा है बुद्धिस्ट रिलीजन के डिक्लाइन का कि इनका ऑर्डर ऑफ मॉन्क एंड नन, दैट इज विहार जो है उसमें करप्शन आ गया। तो ये मॉन्क एंड नन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई भिक्षा मांग के खाओ, बट अल्टीमेटली इतनी ज्यादा भिक्षा आ गई इनके पास कि ये बंदे जो है बेसिकली सरप्लस ऑफ वेल्थ जो इनके पास आई वो इन्होंने मार्केट में डालनी चालू कर दी, एंड फिर वहां से आने वाला जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर बैठ के आराम से मौज मजा करना चालू कर दिया। बट इन एनी केस, रुको, बट इन एनी केस अल्टीमेटली ये जो मॉन्क एंड नन का जो ऑर्डर जो है, ये मॉन्क एंड नन का जो ऑर्डर जो है, जो बेसिकली सिटी के बाहर बैठा हुआ था, दैट इज बेसिकली विहार वाला जो ऑर्डर जो है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर के वजह से ये इंस्टीट्यूशन एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फंक्शन करने चालू कर दिया। एंड ये किंग के लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा है कि किंग कोई भी हो अल्टीमेटली बुद्धिस्ट रिलीजन को पैट्रोनाइज करेगा ही करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल गुप्ता किंग, सारे के सारे गुप्ता किंग जो है ये आर्डेंट हिंदू किंग थे। इसमें आपको चंद्रगुप्ता भी दिखाई देंगे, फिर आपने समुद्रगुप्ता का भी नाम सुना होगा, फिर आपने बेसिकली कुमार गुप्ता का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे कौन है? हिंदू किंग है। बट इट वॉज कुमार गुप्ता जिसके टाइम पे और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बनी थी। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है? देन ऑब्वियसली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। वैसे ही समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता जो है इन्हीं के टाइम पे अर्लीस्ट लेवल पे अजंता केव्स जो है वो बेसिकली बनने चालू हो गए थे। तो यू कैन क्लियरली सी हिंदू किंग अगर बैठा हुआ है तो वो बुद्धिस्ट रिलीजन को पैट्रोनाइज कर रहा है, बिकॉज यही बुद्धिस्ट रिलीजन जो है एज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंशिएंट इंडिया में काम करते थे, और राजा को पैसे की जरूरत थी, खुद के तो बैंक इसके पास थे नहीं, तो दैट्स आपको ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की जो है जरूरत पड़ती थी। एंड इसके लिए इन्होंने कुछ कुछ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी डेवलप किए थे, जो वन ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली हुंडी होती थी। तो से फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इज मॉडर्न डे पटना, ओके। एंड फिर आपको जाना है सुपारका, सुपारका बेसिकली मॉडर्न डे नाला सुपारा जो मुंबई के अराउंड का एरिया है। तो अब पाटलिपुत्र मतलब बेसिकली पटना से मुंबई आपको आना है। कब आना है भाई? एंशिएंट इंडिया में आना है। बट ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ट्रेड कैरी आउट करनी है, एंड फॉर दैट पर्पज आपको 1 लाख रुपए जो है यहाँ से पाटलिपुत्र से अब सुपारा में लाने हैं। हो गई ना गड़बड़? उस जमाने में तो छोड़ो, आज के जमाने में मुंबई और पटना में आने जाने में लोग डरते हैं, बिकॉज रास्ते में जो है लॉलेसनेस जो है बेसिकली बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, चोरी चकारी के इंस्टेंसेस हो सकते हैं, रॉबरी हो सकती है, एंड यू नेवर नो मर्डर भी आपका हो सकता है। एंड दैट्स अ कैरिंग मनी, और वो भी 1 लाख रुपए का मुंबई से पटना या फिर पटना से मुंबई इज नॉट अ सेफ ऑप्शन। तो दैट्स अ एंशिएंट इंडिया में तो पोजीशन जो और वर्स थी, एंड दैट्स अ एंशिएंट इंडिया के लोगों ने फिर ये हुंडी सिस्टम जो डेवलप करके दी थी। अब ये हुंडी मतलब क्या होता है भाई? तो पाटलिपुत्र में बैठा हुआ एक विहार है, राइट, एंड वैसे ही फिर सोपारा में भी एक बेसिकली विहार है। अब ये विहार एंड देयर आफ्टर ये विहार इनके एक दूसरे के साथ कांटेक्ट है। तो पाटलिपुत्र में जिस बंदे को 1 लाख रुपए लेके सोपारा जाना है वो पहले पाटलिपुत्र के विहारा को विजिट करेगा,
इनसे बेसिकली हुंडी लेगा। हुंडी का मतलब क्या होता है? चेक। सिंपल। अपना 1 लाख रुपया जो है बेसिकली विहारा को सबमिट करेगा, इन रिटर्न इनसे बेसिकली एक चेक लेगा कि भाई 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिए, और ये 1 लाख रुपए का जो चेक लेके फिर अब वो पाटलिपुत्र से सोपारा में आएगा। मतलब उसके पास बस एक पर्ची है, चेक है, वो लेके सोपारा में आएगा, सोपारा के विहार में जाएगा, वहां पे वो चेक जो है फर्निश करेगा, ये विहारा से अपने 1 लाख रुपए जो है वो बेसिकली निकाल लेगा। एंड दैट इज हाउ ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज बुद्धिस्ट विहारा फ्लरिश हुए। एंड देयर आफ्टर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है बेसिकली दैट इज जैनिज्म। अगर आप आज इंडिया में देखोगे, आज भी ये इंडिया का रिचेस्ट रिलीजन माना जाता है। एंड फिर ये रिलीजन जो है इंडिया का जो रिचेस्ट आज माना जाता है, एंशिएंट टाइम में भी तो यही था। तो जैसे महात्मा गांधी को बिरला की जरूरत थी, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू को बजाज और टाटा की जरूरत थी, एंड वैसे ही मोदी को अंबानी अडानी की जरूरत है। बिकॉज ये इंडिविजुअल रिच मर्चेंट या फिर इंडिविजुअल रिच बैंकर के बगैर आपका पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता। पॉलिटिक्स मीन्स नेसेसरी खर्चा। पॉलिटिक्स मीन्स बेसिकली डोलिंग आउट मनी, एंड दैट टू बेसिकली करोर्स ऑफ मनी। तो बेसिकली एक बंदा अगर राजा से मिलने जा रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, भाई बेटी की शादी नहीं हो रही है, राजा पैसे दे दो, बच्चे को पढ़ाना है, राजा पैसे दे दो, या फिर घर में जो है बेसिकली अब खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, राजा पैसे दे दो। एंड राजा को बहुत सारा अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है लोगों में बांटना पड़ता था, एंड फॉर दैट पर्पज ये इंडिविजुअल रिच मर्चेंट की जरूरत आपको पड़ती थी। एंड दैट्स वाई इंडिविजुअल रिच मर्चेंट जो आज भी बेसिकली बाय एंड लार्ज जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो रिलीजन को पैट्रोनाइज करना जो है वो भी राजा के लिए नेसेसरी हुआ। एंड ये क्या थी? कंटेम्प्रेरी नेसेसिटीज थी। तो आपने जो सवाल जो पूछा कि आउट ऑफ 59 रिलीजन भाई यही 3 रिलीजन, या फिर आपका सवाल उल्टा था कि बाकी के रिलीजन क्यों नहीं टिक पाए, तो आपको सवाल ट्विस्ट करना पड़ेगा कि सिर्फ यही 3 क्यों बचे। तो यही 3 बचे बिकॉज इनके लिए और इनके पास राजा को ऑफर करने के लिए कोई चीजें थी। बाकी के 59 रिलीजन खत्म हुए बिकॉज उनके पास कोई चीजें नहीं थी जिसमें राजा इंटरेस्ट ले, या फिर राजा के लिए वो बेसिकली अपीलिंग हो, एंड ऐसा वो रिलीजन खत्म हो गए, एंड ये 3 रिलीजन जो अल्टीमेटली टिके। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, राइट? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अब यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेगा देन यू विल लेट मी नो गाइस, ओके? या सो एनीथिंग टिल योर सोफा? क्लियर? हाँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंग एंड निकाय? कोई डिफरेंस नहीं है। निकाय प्रकृत वर्ड है, अंग जो है बेसिकली पाली वर्ड है, ओके? दैट इज द डिफरेंस, ठीक है? बट दोनों का मतलब होता है वॉल्यूम, बट ये बेसिकली प्रकृत और पाली लैंग्वेज के वर्ड है, ओके? या ओके, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। एनीथिंग एल्स गाइस? और कुछ अगर डाउट रहेगा? पेंटिंग कौन सा सोर्स रहेंगे? ऑब्वियसली आर्कियोलॉजिकल सोर्स रहेंगे। आपने खोद के निकाले ना, या फिर आपने एक्सप्लोर करके निकाले। तो अगर आपने एक्सप्लोर करके पेंटिंग ढूंढी, मतलब आप एक जंगल में घूमने गए, वहां पे आपको केव मिल गया और केव में पेंटिंग मिल गई, तो एक्सप्लोरेशन है। तो एक्सप्लोरेशन किस में आएगा? बेसिकली आर्कियोलॉजी में आएगा। या फिर बेसिकली आपने एकदम खोद के कोई तो एक टेम्पल निकाल लिया और टेम्पल के वॉल पे पेंटिंग है, तो अगेन वो बेसिकली क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। गॉट इट? या एनीथिंग एल्स गाइस? हाँ, विहारा तो साधु, साधु इज हिंदू वर्ड। बुद्धिस्ट रिलीजन में उनको आप भिक्खु बोलोगे, भिक्खु एंड भिक्खुनी। साधु एंड साध्वी जो है बेसिकली संस्कृतिक और हिंदू वर्ड है, राइट? एंड वही मैंने आपको इसलिए इंग्लिश में बोला मॉन्क एंड नन्स याद रखो, राइट? हाँ हाँ, स्टेट बिहार का नाम विहार, यस एब्सोल्युटली। व का प्रोनाउंसिएशन जो है बेसिकली लोकल लैंग्वेज में बिहार में बेसिकली ब होता है। अगर आपने अभी भी देखा होगा तो बिहार में विवेक को यूजुअली विवेक बोला जाता है, तो वो का जो ट्रेडिशनल प्रोनाउंसिएशन है बिहारी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, वो ब होता है। तो जैसा ये बिहार का बिहार बन गया, ओके? यस, एनीथिंग एल्स गाइस? और कुछ? क्लियर? परफेक्ट, गुड, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? चलो, हाँ, यस, बैंकिंग सिस्टम, यस एब्सोल्युटली ना। तो वही तो पंगा है कि मैंने आपको वही तो बताया कि ये बेसिकली मॉन्क एंड नन जो है वो बिहार में रहते थे, एंड फिर ये क्या लेंगे? ऑब्वियसली डोनेशन जो है बेसिकली लेते रहेंगे। अब ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम सरप्लस होगा ना, एंड फिर ये सरप्लस जब आएगा तो ऑब्वियसली आपको भीख मांग के खाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो आपने क्या कर दिया? करप्ट प्रैक्टिसेस चालू कर दिया। अपने यही पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, उधारी पे देना चालू कर दिया, और जो इंटरेस्ट आएगा उसका बैठ के आप खाने लग गए। तो आपका पब्लिक के साथ कांटेक्ट टूट गया।
एंड पब्लिक के लिए आप अब अमीर लोग हो गए। एंड अमीर लोग किसको पसंद आते हैं? अंबानी अडानी किसको पसंद आता है इंडिया में? किसी को नहीं आता है। वही तो एक करप्ट प्रैक्टिस बुद्धिस्ट रिलीजन में डेवलप्ड हुई। बट जैसे अंबानी अडानी ऑर्डिनरी लोगों को पसंद ना है, मोदी जी को आता है ना भाई, जरूरत है, तो वैसे ही बुद्धिस्ट विहारा जो ऑर्डिनरी लोगों के लिए अब काम नहीं कर रहे, अपना पैसा जो है उसके ऊपर बैठ के मजे मार रहे, वो राजा के लिए इंपॉर्टेंट बन गया ना, फिर सिंपल है, राइट? Why we say that Rigveda is the oldest book, even it was written. No, we don't say. Okay, ordinary Indians say it. Simple, right? Okay, ordinary Indians say it, right? We don't say it. Historians and academics में ये चीज़ नहीं चलती। वो एंशियंट में जाएंगे तब बात करेंगे कि दो मिसनोमर है कि संस्कृत इंडिया की एंशियंट मोस्ट लैंग्वेज है, एंड दूसरा मिसनोमर जो है ऋग्वेदा ओल्डेस्ट रिटन लिटरेचर है। ये दोनों मिसनोमर जो है जब हम एंशियंट में जाएंगे तब देखेंगे कि दोनों चीज़ों में बेसिकली सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है। इंडिया की एंशियंट मोस्ट लैंग्वेज इज प्रकृत। प्रकृत का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज, एंड संस्कृत, संस का मतलब होता है रिफाइंड, कृत का मतलब होता है लैंग्वेज। तो रिफाइंड लैंग्वेज इज संस्कृत, नेचुरल लैंग्वेज इज प्रकृत। तो प्रकृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, एंड फिर यहाँ से इवोल्यूशन होकर अल्टीमेटली कौन सी लैंग्वेज आई है? तो संस्कृत वाली लैंग्वेज आई है। तो संस्कृत के नाम में ही रिफाइंड लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो जो नेचुरल क्रूड लैंग्वेज है उसको आपने रिफाइन कर दिया। जैसे क्रूड ऑयल को आप रिफाइन ऑयल करके ही यूज करते हो, वही वाला पंगा है। तो प्रकृत इज द नेचुरल लैंग्वेज जिसको आपने रिफाइन करके संस्कृत बनाई। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, राइट? बट ये सारी चीजें जब एंशियंट में जाएंगे, जब आपको बेसिकली स्टोन एज समझ में आएगा, हरप्पन दैट इज प्रोटो हिस्ट्री समझ में आएगी, तभी जाके वो लिंक आप में बैठेंगे और आप वो एक प्रोसेस बेसिकली समझ पाओगे। तो वो जाएंगे तब देखेंगे। अभी के लिए प्रॉब्लम क्या है कि अभी के लिए हिंदू रिलीजन का एक मेजोरिटेरियनिज्म एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो चलता है, साउथ में उसका इतना इम्पैक्ट अभी तक नहीं है। एंड फिर ये मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के चक्कर में फिर अपने रिलीजन का ग्लोरिफिकेशन जो वो हिंदू हिस्टोरियोग्राफर, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर करते हैं, और उस चक्कर में फिर ये मिसनोमर है कि ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट रिटन लिटरेचर एंड देयर आफ्टर संस्कृत जो है बेसिकली ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज। अब आप नेट पे भी सर्च करोगे आपको यही दिखेगा, बिकॉज वो अल्गोरिदम उसी हिसाब से चलने वाला है कि इंडिया के रीजन में अगर मेजोरिटी ऑफ द लोग ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि भाई अल्टीमेटली ये जो है संस्कृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, तो डाटा भी गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को वही फीड हो रहा है, एंड दैट्स एआई की वजह से अल्टीमेटली वही डाटा जो है आपको विकिपीडिया पे दिखाई देगा। बट एकेडमिक साइंस में जब आओगे, एकेडमिक्स में जब आओगे तो इसको इलेबोरेटली आप पढ़ोगे, समझोगे, देन यू विल रियलाइज कि ऋग्वेदा जो है इज नॉट द ओल्डेस्ट रिटन लिटरेचर ऑफ आवर कंट्री। उसके पहले के भी बुक हमारे पास अवेलेबल है जो प्रकृत में लिखे हुए हैं। एंड फिर उसके साथ साथ प्रकृत जो इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, ये इंडिया की क्या है? इंडिजीनियस लैंग्वेज। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आपको मेरे को संस्कृत नहीं आती, भोजपुरी, पाली, मैथिली, देर आफ्टर फिर इवन हिंदी, देर आफ्टर पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, ये इंडिया की बेसिकली नॉर्थन लैंग्वेजेस मानी जाती है सारी की सारी। महाराष्ट्र भले ही साउथ में जाता है बट उसको हम लोग नॉर्थ में ही खींच के लेके आते हैं बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिवाइड। एंड फिर ये जितनी भी लैंग्वेज है उसमें से अगर आपको एक भी आती है तो आपको बाकी की लैंग्वेज समझने में इतनी दिक्कत नहीं होती। क्यों? बिकॉज ये सारी लैंग्वेज प्रकृत लैंग्वेज से डिराइव की गई है। तो अगर संस्कृत ओल्डेस्ट होती तो ऑब्वियसली उससे फिर ये सारे लोकल लैंग्वेज आते ना, बट ऑब्वियसली संस्कृत बाहरी लैंग्वेज है इंडिया में, ये आर्यन लोगों ने इंडिया में लाई हुई लैंग्वेज है, एंड फिर उन लोगों ने इसकी एक मोनोपोली जो अपने लिए करके रखी। जबकि प्रकृत इंडिया की इंडिजीनियस लैंग्वेज है, एंड दैट्स अ लोकल लेवल पे आपको ये सारे के सारे प्रकृत के ही डायलेक्ट दिखाई देंगे, एंड दैट्स आपको एक भी इनमें से लैंग्वेज आई तो फिर आपको बाकी की लैंग्वेज समझने में दिक्कत नहीं होती है, एटलीस्ट समझ तो लोगे आप, इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है फिर। गॉट इट? ठीक है, चलो परफेक्ट, गुड, राइट, विल मूव फॉरवर्ड देन, आगे बढ़ लेते हैं धीरे धीरे, राइट। नाउ दिस इज समथिंग दैट वाज रिलेटेड टू द रिलीजियस लिटरेचर, बट रिलीजियस के साथ साथ इंडिया में कुछ सेक्युलर लिटरेचर भी है। सेक्युलर लिटरेचर मतलब जो धर्म की बातें नहीं करते हैं, तो ये धर्म की बातें ना करते हुए कोई और चीजें जो है उसकी बातें जो है बेसिकली करते हैं। तो ये सेक्युलर लिटरेचर के ऊपर जो है थोड़ी बहुत बात जो है करेंगे। नाउ टॉकिंग ऑफ सेक्युलर लिटरेचर, तो मतलब ऐसे कौन से लिटरेचर, आपने बहुत सारे लिटरेचर जो सुने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र आपने सुना होगा। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखा था, कौटिल्य, चाणक्य, ये एक ही नाम है। देयर आफ्टर फिर दूसरा जो है आपने कभी एक बेसिकली ऑथर सुना होगा, पतंजलि। पतंजलि का नाम भी इंडिया में हर किसी ने सुना रहता है, थैंक्स टू बाबा रामदेव। ये पतंजलि ने एंशिएंट टाइम में एक बुक लिखा था दैट इज महाभाष्य। वैसे ही आपने एक और नाम कभी अगर शायद ही सुना होगा, दैट इज पाणिनि।
ये वाला वर्ड भी या फिर नाम आपने कभी ना कभी तो मेमोरी में सुना होगा। तो इसने भी एंशियंट टाइम में एक बुक लिखा था, दैट इज बेसिकली अष्टाध्यायी। एंड वैसे ही फिर और भी बहुत सारे बुक है, जैसे आपने कालिदासा का नाम सुना होगा। कालिदास का एक बुक तो सबने ही सुना रहता है, दैट इज मालविकाग्निमित्र। एंड वैसे ही बेसिकली आपने भाना भट्ट का नाम भी सुना होगा। तो भाना भट्ट ने भी 2-3 बुक लिखे थे जिसमें इंपॉर्टेंट था हर्ष चरित्र। तो ये तो मैंने बस आपको कुछ कुछ बुक्स ही बताए। अब ये बुक्स जो है एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में लिखे गए और इन्होंने हम लोगों को कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन जो है भर भर के दी है। अगर ये सारे बुक में सबसे ओल्डेस्ट बुक अगर कोई रहेगा तो वो है अष्टाध्यायी। ये समवेयर अराउंड 4th सेंचुरी एंड 5th सेंचुरी बीसी के अराउंड जो है लिखा गया था। एंड फिर ये वाला जो बुक है इट इज बेसिकली ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज जो है बेसिकली हम लोगों को पाणिनि के अष्टाध्यायी में दिखाई देता है। यही पाणिनि का अष्टाध्यायी नाम का जो बुक है ये ओल्डेस्ट संस्कृत ग्रामरियन बुक भी इंडिया में माना जाता है। एंड जब आप ग्रामर पढ़ते हो तो ग्रामर के साथ साथ कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन भी देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रामर में बताना है, हिंदी लैंग्वेज के ग्रामर की बात करते हैं कि बेसिकली आपको है और था के बीच का डिफरेंस बताना है। इट्स अ ग्रामेटिकल वर्ड। तो नरेंद्र मोदी जी पंत प्रधान है, मनमोहन सिंह पंत प्रधान थे। तो आपने ग्रामर सिखाया बच्चों को, बट ग्रामर सिखाने के चक्कर में आपने कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन भी बच्चों को पास ऑन कर दी कि भाई एक्चुअल में नरेंद्र मोदी अभी के प्राइम मिनिस्टर है और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। एंड वही वाली चीज जो आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी दिखाई देगी कि जब वो हमको ग्रामर समझा रहा है तो ग्रामर समझाने के चक्कर में उसने बहुत सारी कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए पास ऑन कर दी। एंड फिर यही पर्टिकुलर बुक का एक इवॉल्व वर्जन हमको दिखा है पतंजलि का महाभाष्य। नाउ पतंजलि काफी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है, योग शास्त्र जो है उसके फाउंडर माने जाते हैं पतंजलि। इनके ऊपर भी लेटर ऑन एंशिएंट में जाएंगे तब पढ़ेंगे। बट इन्होंने एक बुक लिखा था महाभाष्य। महाभाष्य मतलब इन्होंने भाष्य किया है, बोला है। और किसके ऊपर बोला है? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी के ऊपर। ये पतंजलि का महाभाष्य जो है वो 2nd सेंचुरी बीसी में लिखा हुआ बुक है। तो मतलब रफली इससे 200-300 साल बाद। तो पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें उन्होंने वही बताया है कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी था भाई उस टाइम पे इंडिया में संस्कृत ग्रामर जो है वो कैसा था और इंडिया में अभी का संस्कृत ग्रामर है वो कैसा है, मतलब जो चेंजेस जो है वो कैसे हुए हैं। एंड फिर इसी से हम लोगों को एक और चीज भी काफी वाइटल पता चलती है कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम होते ही रहते हैं। एंड फिर ये ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम होने वाले जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है आपको हर एक लैंग्वेज में दिखाई देंगे। जैसा अभी के लिए मैंने आपको बताया कि बिहार में लोकल लैंग्वेज में व का प्रोनाउंसिएशन ब होता है। बट अभी अगर आप बिहार देखोगे तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर जनरेशन आपकी और मेरी ये लिटरेट जनरेशन है, तो वो व का प्रोनाउंसिएशन व ही करेगी। उनके मॉम डैड दादा दादी वो व का प्रोनाउंसिएशन ब करते थे। तो ये क्या हुआ, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जैसे जैसे आपकी जनरेशन टू जनरेशन डेवलपमेंट आगे बढ़ती है सोसाइटी की, एक एरिया की, तो ऑब्वियसली उसमें लैंग्वेजेस में जो डिफरेंशिएशन है वो भी आएगा ही आएगा। एंड फिर यही लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट जो है हम लोग को कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम की पता चलती है। एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस भी पता चलता है कि अमंग ऑल एंशिएंट लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज जो बेसिकली टिकी या फिर जो इवॉल्व हुई उसके पीछे का रीजन ये है कि इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रकृत लैंग्वेज और पाली लैंग्वेज अपने आप को इवॉल्व ही नहीं कर पाई एंड दैट्स व्हाई डिक्लाइन। ये इतनी डिक्लाइन हो गई तो प्रकृत एंड आफ्टर फिर ये जो पाली वाली लैंग्वेज जो है ये लोगों को पढ़ना भी नहीं आता था मीडिएवल इंडिया में। ये मैंने आपको परसों वाली ओरिएंटेशन में ही बताया था कि इट वाज जेम्स प्रिंसेप कॉलोनियल हिस्टोरियन है जिन्होंने 1838 में अल्टीमेटली ब्राह्मण खारोष्टी स्क्रिप्ट डिस्कवर की और प्रकृत और पाली पढ़ने का जो नॉलेज जो है वो इन्होंने डिराइव कर दिया। तो यू कैन क्लियरली सी कि इंडिया में लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट जो होती है उसका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेसन जो है हम लोग को ये बुक ने छोड़ के रखा है, जिनको एंशिएंट में जाएंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कौटिल्याज अर्थशास्त्र। नाउ कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम लोगों को मौर्यन पीरियड जो है इसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड thereafter इकोनॉमिकल पॉलिसीज जो है वो दिखाई देती है। एंड फिर आपने अभी भी इंडिया में देखा होगा कि सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट
विलेज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आए कहाँ से? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है, जो इंडिया में आपको आज भी दिखाई देते हैं, और यही पोजीशन के लिए आप अभी स्ट्राइव भी कर रहे हो। आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, आपको बेसिकली चीफ सेक्रेटरी एट स्टेट लेवल बनना है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एट सेंट्रल लेवल बनना है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड उसके साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जो है सबसे पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में देके रखे हैं। अगर चाणक्य या फिर कौटिल्य जो है उसका अगर लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के लिए देखा जाए, तो ये लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ये चाणक्य नीति में नहीं है। चाणक्य नीति इज अ बोगस थिंग, और चाणक्य ने कभी लिखी हुई भी नहीं थी, बस मार्केट में चलती है। चाणक्य का लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? तो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बता के रखी है। एंड ये चीजें एक राजा को मैनेज कैसे करनी है इसकी भी इंफॉर्मेशन दे के रखी है। एंड दैट्स व्हाई कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज एन इंपॉर्टेंट बुक। इसको तो इलेबोरेटली पढ़ना ही है, रफली एक लेक्चर तो हमारा इसमें लेटर ऑन जाएगा ही। देयर आफ्टर फिर कालिदास, जिसने बेसिकली ये लव स्टोरी है, लव स्टोरी इन बिटवीन मालविका एंड देयर आफ्टर अग्निमित्र। ना ये अग्निमित्र जो है ये क्या है? ये एक शुंगा किंग है। एंड ये शुंगा किंग जो है उसकी बेसिकली वाइफ थी। ये वाइफ की हैंड्स मेडन मतलब दासी थी मालविका। बट समहाउ अग्निमित्र मालविका के प्रेम में या फिर प्यार में पड़ गया। एंड प्यार में पड़ने के बाद अल्टीमेटली उसकी और अग्निमित्र की शादी कैसे हुई और वो शादी उसी के बीबी ने कैसी करवाई, इसकी स्टोरी हमको दिखाई देती है। बट अगेन ये स्टोरी है, उसमें हम लोग को एंशिएंट इंडिया की कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि अपन अपनी ये स्टोरी भी देखी तो पॉलीगैमी वाज एन ऑर्डिनरी प्रैक्टिस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। आज के टाइम पर आप अपनी बीबी अगर शादी हुई तो जाके बोलिए ना कि एक दूसरी बीबी लानी है, जूती से मारेगी और मारने के साथ साथ बखेड़ा भी आपकी जिंदगी में खड़ा कर देगी। उस टाइम पे मालविका सॉरी अग्निमित्र की जो बीबी है उसी ने मालविका के साथ शादी करवा दी। मतलब क्या हुआ? पॉलीगैमी, multiple marriages was an ordinary aspect of the Hindu society and it was indeed an ordinary aspect। ये बैन अभी 1955 में हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट से। हिंदू मैरिज एक्ट आने के पहले इवन हिंदू रिलीजन में मल्टीपल वाइफ रखना वाज अलाउड। एंड पॉलीगैमी एज वेल एज पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी मतलब एक बंदा मैरिंग मल्टीपल वुमन एंड आफ्टर वन वुमन मैरिंग मल्टीपल मैन मतलब पॉलीएंड्री। ये दोनों के एविडेंस हमको दिखाई देते हैं। महाभारत में पांचाली इज अ प्राइम एग्जाम्पल, was married to 5 different husband। तो ये वाले जो एस्पेक्ट जो है वो उस जमाने में सोसाइटी में काफी कॉमन माने जाते थे। इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज फ्रॉन्ड अपॉन एंड दिस इज समथिंग दैट वी गेट टू नो बाय दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ द स्टोरीज। तो कालिदासा का मालविका अग्निमित्र तो मास्टर स्ट्रोक है। ये सांस्कृतिक काव्य लिटरेचर मतलब पोएट्री लिटरेचर एंड सांस्कृतिक ड्रामा का वन ऑफ द एपिक माना जाता है। तो इसके बारे में भी लेटर ऑन बात करनी है। एंड देयर आफ्टर फिर भाना भट्ट का हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र, हर्ष का चरित्र मतलब हर्ष की बायोग्राफी। तो इवन बायोग्राफिकल लिटरेचर जो है ये भी एंशिएंट इंडिया में लिखे जाते थे। एंड यही बायोग्राफिकल लिटरेचर जो है हम लोगों को देखने भी है, बिकॉज आप जब एक बंदे की बायोग्राफी लिखते हो तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो डायनेस्टी के बारे में आप देते हो। जैसे हर्ष चरित्र की बात करें तो हर्षवर्धन का जो फैमिली लीनियज है, देयर आफ्टर हर्षवर्धन जब थ्रोन पे बैठा उसको क्या क्या चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस उसने हैंडल कैसे किए एंड थ्रू आउट रेन हर्षवर्धन ने क्या क्या काम किए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग को इससे मिलती है। तो रफली वी कैन से कि लिंग्विस्टिक मतलब सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अगेन सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग को इस सेक्युलर लिटरेचर से क्या करते हैं, मिलते हैं। एंड दैट्स व्हाई सेक्युलर लिटरेचर भी इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे कि सर ये इतने सारे लिटरेचर आप हमको बता क्यों रहे हो? ये बता इसीलिए रहा हूँ बिकॉज रिलीजियस लिटरेचर में जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वही इन्फॉर्मेशन अगर ये सेक्युलर लिटरेचर में हमको मिले तभी जाके हम वो इन्फॉर्मेशन को सच मानते हैं, बिकॉज ये कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस होते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल जैन लिटरेचर हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा है मौर्यंस का, ही इज अ फाउंडर। अर्थशास्त्र में भी हम लोगों को सेम इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर से फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट लिटरेचर बताता है कि गौतम बुद्धा जो है अशोका जो है ही इज बेसिकली द किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी एंड ही इज बेसिकली द सन ऑफ बिंदुसारा, सेम इंफॉर्मेशन हम लोग को अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शन पे भी दिखाई देनी चाहिए जो हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में परसों किए थे। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ कोरोबोरेटिंग इंफॉर्मेशन। जब तक आपके पास ये कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस नहीं होंगे तब तक आप वो इंफॉर्मेशन को सच नहीं मानोगे, बिकॉज एक ही इंफॉर्मेशन अगर आपको हर जगह पे लिखी हुई मिलती है
तभी तो वो सच है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई माइट बी द क्रिटिक ऑफ नरेंद्र मोदी, यू माइट बी द सपोर्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, बट अल्टीमेटली मैं जब लिखूंगा तब मैं भी मानूंगा कि भाई नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर, आप लिखोगे आप भी मानोगे दैट नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर। एंड यही वाली चीज जो है बेसिकली मेक्स इट कोरोबोरेटिंग, एंड दैट्स व्हाई कोरोबोरेशन जो है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है एज फार एज हिस्ट्री राइटिंग जो है इज कंसर्न। तो ये बेसिकली हिस्ट्री राइटिंग की जब बात आती है या फिर हिस्ट्री स्टडी की जब बात आती है तो आपको यही कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस जो है बेसिकली देखने पड़ते हैं। एंड फिर ये कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस जो होते हैं दैट इज बेसिकली इंडिया में रिलीजियस एंड सेक्युलर, ये ऑब्वियसली इंडिजीनियस सोर्सेस है। इसको एडिशन में हमारे पास एक और चीज है दैट इज बेसिकली द फॉरेन सोर्सेस। तो हमारे पास बेसिकली कोई ना कोई तो फॉरेन सोर्सेस जो है वो भी अवेलेबल है। एंड ये फॉरेन सोर्सेस मतलब कौन, देन ऑब्वियसली इंडिया का नाम एंशिएंट टाइम से काफी सिग्निफिकेंट रहा है। अब बुद्धिस्ट रिलीजन पूरा का पूरा चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ है, तो वहां से कुछ लोग यहाँ पे आएंगे। एंशिएंट इंडिया में अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया पे हुआ, तो इवन ग्रीक लोग, यूरोपियन लोग इंडिया में देखने के लिए आएंगे भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड आफ्टर एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे अभी के लिए मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी जी एवरी नाउ एंड देन सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट के जो बेसिकली इस्लामिक किंगडम है उनसे जाके मिलते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड। तो यही वाला एस्पेक्ट टेंशन में भी था। एंड दैट्स बहुत सारे मिडल ईस्ट या फिर अरेबिक ट्रैवलर जो है वो भी इंडिया में आए। एंड ये फॉरेन ट्रैवलर मतलब बेसिकली ग्रीक, thereafter लैटिन, thereafter चाइनीज एंड अरेबिक, इन्होंने भी इंडिया में आने के बाद बहुत सारे सोर्सेस हमारे लिए छोड़ के रखे हैं। टॉकिंग ऑफ ग्रीक एंड लैटिन एडवेंचरर या फिर ट्रैवलर इन एंशिएंट इंडिया, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। मेगास्थीनिस, जिसने बेसिकली इंडिका नाम का बुक लिखा था। वैसे ही फिर हमारे पास बेसिकली कौन पड़ा है, तो प्लीनी है। प्लीनी जो है बेसिकली उसने नेचुरल हिस्टोरिका नाम का बुक जो है बेसिकली लिख के रखा है। एंड वैसे ही हमारे पास एक और बुक है जिसका ऑथर हमको नहीं पता, दैट इज बेसिकली पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी मतलब रेड सी, एरिथ्रियन सी उसका एंशियंट नाम था, बट रेड सी आपको मैप पे दिख जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो। बट ऑब्वियसली अब ये तीन बुक जो है वो भी अगेन काफी सिग्निफिकेंट है। अब ये देखो कोरोबोरेशन कैसे बनता है। अगर आपने मेरा जो सेकंड ओरिएंटेशन वो देख लिया है आर्कियोलॉजी वाला, तो आपको ये समझने में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन या फिर और हेल्प जो है होगी कि मेगास्थीनिस जो है उसने इंडिका नाम का जो बुक लिख के रखा है, ये पर्टिकुलर बुक में उसने मौर्यंस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे के रखी है। मतलब मेगास्थीनिस जो है वो बेसिकली इंडो ग्रीक, एक ग्रीक एम्बेसडर था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एंड दैट्स ऑब्वियसली जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही था, उसकी इंफॉर्मेशन एंड मेगास्थीनिस की इंफॉर्मेशन मैच करनी चाहिए। बिकॉज दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख रहे हैं, दोनों सोसाइटी के बारे में लिख रहे हैं, दोनों इकोनॉमी के बारे में जो है लिख रहे हैं। एंड दैट्स ये इंफॉर्मेशन अगर मैच होती है तो ही हम उसको क्या मानेंगे, सच मानेंगे। और अगर मैच नहीं होती है तो फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मेगास्थीनिस की इंफॉर्मेशन सच है या फिर अर्थशास्त्र की इंफॉर्मेशन सच है। ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि आप और मैं अगर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं अपने बुक में लिख रहा हूँ कि राहुल गांधी इज प्राइम मिनिस्टर और आप आपके बुक में लिख रहे हो नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर। ये तो डिस्प्यूटेबल फैक्ट हो गया भाई। तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है या फिर कौन है, देन ऑब्वियसली राहुल गांधी है। तो ये कोरोबोरेशन जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू डिराइव एट द एक्चुअल ट्रुथ। एंड यही कोरोबोरेशन अभी हमने देखा कि अगर हम लोग मौर्यंस पीरियड की ही बात करें तो मौर्यंस पीरियड में हमारे पास अशोका के कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, मतलब अशोकन इंस्क्रिप्शन है। वैसे फिर अगर सेक्युलर लिटरेचर की बात करें तो हमारे पास जो है बेसिकली अर्थशास्त्र पड़ा हुआ है। वैसे ही फिर अगर हमारे पास रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो त्रिपिटका भी हमारे पास पड़ी हुई है, जो बुद्धिस्ट रिलीजन की अशोका की इंफॉर्मेशन देती है। और हमारे पास एक न्यूट्रल लिटरेचर भी है दैट इज मेगास्थीनिस इंडिका। एंड ये होते हैं सोर्सेस। अब ये सारे सोर्सेस आपको पहले जमा करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, एंड आफ्टर आपको उसमें से ट्रू वर्जन ऑफ द मौर्यन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डाटा जमा करना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ हिस्ट्री इज रिटन एंड दैट इज हाउ हिस्ट्री इज टू बी अंडरस्टूड एंड रेड। ऑब्वियसली वाला काम आप और मैं नहीं करेंगे, ये काम हिस्टोरियन करते हैं। एंड हिस्टोरियन का काम ही होता है कि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, ओरिजिनल वर्जन लो, पढ़ो, रिसर्च करो, थीसिस दो, थीसिस जो इंटरनेशनल मार्केट में रखो, वहां से काउंटर थीसिस मंगाओ,
एंड अल्टीमेटली एक ट्रुथ है उसके ऊपर आ जाओ। वैसा ही ये सेकंड वाला जो बुक है प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका, ये भी काफी सिग्निफिकेंट है। ये एक्चुअली रोमन हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मेगास्थेनिस ग्रीक है, प्लिनी इज बेसिकली लैटिन पर्सन। एंड ये जो प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन किसकी देता है, तो मेगास्थीनीस की देता है, सॉरी रोमन एम्पायर की देता है। उसमें हमको एक इंफॉर्मेशन मिली है कि 72 एडी में बेसिकली रोमन्स ने ईस्टर्न ट्रेड मतलब इंडिया एंड चाइना वाला जो ट्रेड जो है वो बैन कर दिया। अब ये वाली इंफॉर्मेशन इतनी वाइटल क्यों है? अब ये वाली इंफॉर्मेशन वाइटल इसी की वजह से है कि अल्टीमेटली इसी पीरियड में इंडिया में जो है बेसिकली शका कुषाण का पीरियड चल रहा था। एंड शका कुषाण के बाद में जो है बेसिकली गुप्ता पीरियड आया। अब जब हम लोग शका कुषाण की बात करेंगे तो शका कुषाण में हम लोग को दिखाई दिया कि इनके गोल्ड कॉइन्स थे, प्रिसाइजली कुषाण जो है उनके गोल्ड कॉइन थे एंड ये 100% प्योर थे। मतलब अगर हमको इनका गोल्ड कॉइन उठाते हैं, उसको मेल्ट करते हो, हमको उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही दिखाई देता है, कोई इम्प्यूरिटी नहीं दिखाई देती। एंड वैसे अगर हम लोग गुप्ता पीरियड में आते हैं तो गुप्ता पीरियड के जो गोल्ड कॉइन है उसमें 50% की इम्प्यूरिटी दिखाई देती है। मतलब हमने गुप्ता पीरियड का गोल्ड कॉइन उठाया एंड गोल्ड कॉइन को अगर हम लोग पिघलाते हैं तो हमको पता चलता है कि उसमें बस 50% सोना है, रेस्ट 50% इन्होंने सिल्वर और कॉपर उसमें मिलावट कर दी है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि इनकी कंडीशन इकोनॉमिकल काफी अच्छी थी, दैट्स व्हाई इन्होंने प्योर गोल्ड कॉइन जो है वो इशू किया। इनकी कंडीशन इकोनॉमिकली वीक हो रही थी, इनके पास बेसिकली गोल्ड था ही नहीं एंड गोल्ड होगा ही नहीं तो फिर कॉइन्स में डालोगे कहाँ से ना। एंड फिर अल्टीमेटली ये चीज इंडिया में क्यों आई भाई, या फिर ये जो डिटेरियोरेटिंग कंडीशन है इकोनॉमी की इंडिया में क्यों आई, तो उसका रीजन हमको मिलता है प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका में। प्लिनी का कहना है कि एवरी ईयर बेसिकली जो इंडिया से या फिर बेसिकली रोमन से इंडिया में जो पैसा जा रहा है वो बहुत ज्यादा है, वो इंडिया के फेवर में है। उसने बेसिकली एक रफ फिगर भी दिया है कि 5 मिलियन गोल्ड कॉइन जो है रोमन से इंडिया में ड्रेन हो चुके हैं इन लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 72 से पहले 10 साल में ही। तो 5 मतलब मिलियन मतलब 50 लाख गोल्ड कॉइन जो है बेसिकली अगर इंडिया में ड्रेन हो चुके हैं। और उसका कहना भी बराबर है, इंडिया बेसिकली मसाला बेचता था, कॉटन बेचता था, इन रिटर्न जो बेसिकली रोमन है वो गोल्ड कॉइन देते थे। अब आप सोने के भाव पे मसाला और कपड़ा खरीदोगे तो फिर कैसे चलेगा ना, वो ट्रेड तो आपके लिए लॉस मेकिंग ट्रेड है। तो प्लिनी ने वही बताया एंड उसी की वजह से प्लिनी ने बताया कि रोमन सीनेट ने 72 एडी में इंडिया और चाइना के साथ का ट्रेड बैन कर दिया, बिकॉज सिल्क एंड टी जो चाइना से आता था, कॉटन एंड स्पाइसेस जो इंडिया से आते थे, उसके रिटर्न गोल्ड देना जो है ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी इंडिया में एक भारी किल्लत ऑफ गोल्ड या फिर एक कमी ऑफ गोल्ड जो है अब महसूस होगी, जो आपको गुप्ता के कॉइन्स में दिखाई देगी। तो ये अगेन क्या बन गए, कोरोबोरेटिंग एविडेंस बन गए, दैट इज इकोनॉमिकल एविडेंसेस, कि इकोनॉमी जो गुप्ता की पीरियड बहुत अच्छी थी वो गुप्ता के पीरियड में आते आते खराब क्यों हुई। इसके और भी रीजन है बट वन ऑफ द रीजन जो कोरोबोरेशन से मैंने आपको बताया। बट इन एनी केस इसका एक ह्यूज इंपैक्ट इंडिया पे पड़ा कि इंडिया में जैसे ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म होना चालू हो गया, जिसका रीजन अब हमको पता है, जिसके एविडेंसेस अब हमारे पास है, तो इंडिया क्या बनेगा, अग्रेरियन कंट्री बनेगा। इंडिया में फिडेलिज्म आएगा एंड अग्रेरियन एंड फिडेलिज्म जो है ये इंडिया के लिए हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपका फॉरेन सोर्स से आने वाला पैसा खत्म हो गया तो अपने इंडिजीनियस देसी टैक्सेस बढ़ाने चालू किए। और देसी टैक्सेस में आप सबसे ज्यादा टैक्सेस किसके ऊपर लगाओगे, लैंड के ऊपर लगाओगे। एंड लैंड टैक्सेस जैसे ही आपने बढ़ाने चालू कर दिए तो उसका मतलब क्या, आपकी कंट्री अग्रेरियन अब बनते जाएगी। एंड वही आपको दिखाई देगा कि आज भी अगर आप देखोगे तो इंडिया इज बाय एंड लार्ज अग्रेरियन नेशन। जबकि आपके सुना सुना होगा आपने कि इंडिया एक जमाने में सोने की चिड़िया थी, भारत के पास भाई बहुत ज्यादा पैसा था, तो ये गया कहाँ पैसा, ये पैसा गया बिकॉज ऑफ द सिस्टमैटिक डिक्लाइन ऑफ इंडियन ट्रेड, नॉट बिकॉज ऑफ द इन्वेडर। ये तो बेसिकली मार्केट में फैला हुआ एक मिसनोमर है जिसकी भी लेटर ऑन बात जो है करेंगे। एंड वैसे ही फिर हमारे पास एक और बुक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि इंडिया का सारा सामान जो है अल्टीमेटली वेस्टर्न पोर्ट ऑफ भरूच एंड सोपारका कैसे आता है। सोपारका मतलब एज आई टोल्ड ये नाला सोपारा है मुंबई में, बेसिकली आज एक सबर्बन सिटी है ये। एंड वैसे ही फिर ये भरूच जो है ये गुजरात का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट है। ये सोपारका एंड भरूच में सारा माल कैसे आता है, एंड फिर यहाँ से ये माल जो है रेड सी से अल्टीमेटली फिर मेडिटेरेनियन सी एंड वहां से यूरोप में कैसे भेजा जाता है। तो ट्रेड पैटर्न की मतलब बेसिकली सी रूट क्या क्या है, देर आफ्टर सी ट्रेड कैसे होता है, आइटम ऑफ इम्पोर्ट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट कौन से है, भरूच
एंड भरूच के साथ साथ सोपारका वाले एरिया में कौन से किंग है और वो ये ट्रेड मैनेज कैसे कर रहे हैं, तो उसके भी एविडेंसेस जो है हम लोगों को पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है उसमें से ही मिलते हैं। तो ऑब्वियसली क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रल बुक है जिससे हम लोगों को इंडिया में होने वाली जो चीजें जो है उसका एक इलेबोरेट इंफॉर्मेशन जो है वो एक तो असर्टन करने में मदद करता है या फिर उसको डिराइव करने में मदद करता है। एंड जैसे ग्रीक एंड लैटिन हिस्टोरियन है हमारे पास, तो वैसे ही सिर्फ ग्रीक एंड लैटिन ही नहीं है, तो चाइनीज भी है। ऑब्वियसली बुद्धिस्ट रिलीजन ये चाइना में फैला ही, चाइनीज रिलीजन इज अ बुद्धिस्ट रिलीजन एंड इन दैट कैपेसिटी चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में तो आएंगे ही आएंगे। तो एंशिएंट टाइम में तो ऐसे बथेरे ट्रैवलर आए, बट दो इंपॉर्टेंट थे, एक का नाम था फाहेन एंड दूसरे का नाम था ह्यूनसैंग। तो फाहेन एंड ह्यूनसैंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फाहेन गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया में आया एंड ह्यूनसैंग जो है बेसिकली हर्षवर्धन के पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया में आया। तो अगेन यू कैन क्लियरली से, अभी हमने देखा था कि हर्षवर्धन के टाइम पे ही एक और हिस्टोरियन था, दैट इज भाना भट्ट। तो अब जो भाना भट्ट जो इन्फॉर्मेशन देगा एंड ह्यूनसैंग जो इन्फॉर्मेशन देगा, ये ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच हुई तो वो डाटा सही, नहीं हुई तो नहीं सही। एंड वैसे ही फाहेन गुप्ता पीरियड में आया था, तो गुप्ता पीरियड में भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, लिटरेरी सोर्सेस हैं। हमने देखा था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो हमने कल ही देखा था कि प्रयाग प्रशस्ति ऑफ द समुद्रगुप्ता, तो समुद्रगुप्ता की प्रयाग प्रशस्ति लिटरेरी सोर्सेस में अभी मैंने आपको बताया था कि कालिदासा का मालवी का अग्निमित्र हो सकता है। गुप्ता पीरियड में से बथेरे लिटरेचर थे, ऑब्वियसली वो सारी लिटरेचर जो इंडिजीनियस है एंड आफ्टर फॉरेन लिटरेचर, इनकी इंफॉर्मेशन भी तो मैच होनी चाहिए ना भाई। अगर इंफॉर्मेशन मैच नहीं हुई तो बन जाएगा डिबेट, एंड डिबेट को फिर आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एंड वैसे ही फिर अल्टीमेटली अगर हम लोग अरेबिक ट्रेवलर की बात करें तो अल मसूदी एंड देयर आफ्टर सुलेमान, ये दो इंपॉर्टेंट अरेबिक ट्रैवलर जो है ये बेसिकली 8th सेंचुरी एंड 9th सेंचुरी एडी में इंडिया में आए। एंड इट क्लियरली शोज, इसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करेंगे कि बहुत सारा मिसनोमर है इंडिया में कि इस्लामिक इन्वेडर जो है वो इंडिया में आने के बाद इस्लामिक रिलीजन इंडिया में आया, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर, जब वो जिंदा थे 632 एडी में ही डाइड। ऑब्वियसली कोई भी रिलीजन अपने जो रिलीजियस लीडर है उनको मरा हुआ कंसिडर नहीं करता, बट अकेडमिक पर्पस के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जीसस क्राइस्ट ऑल्सो डाइड, श्री कृष्ण ऑल्सो डाइड, मोहम्मद पैगंबर ऑल्सो डाइड। तो ही डाइड इन 632 मोहम्मद पैगंबर एंड 632 एडी में जैसे ही वेंट फॉर द हेवनली एडोब, तो उनके जाने से पहले ही इंडिया में हम लोगों को इस्लामिक इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। इंडिया का जो वन ऑफ द एंशियंट मॉस्क माना जाता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉस्क माना जाता है, जिसका नाम है चेरामन जुमा मॉस्क, जो 629 में ही बना था। एंड 629 में चेरामन जुमा मॉस्क जो केरला में है, वो क्लियरली सिग्निफाई करता है कि इस्लामिक प्रेजेंस इंडिया में तो बहुत ही पहले से आया हुआ है, मोहम्मद पैगंबर के साथ ही आया हुआ है। और फिर उसके साथ साथ बड़े बड़े इस्लामिक ट्रैवलर अल मसूदी एंड सुलेमान इंडिया में आ भी चुके हैं, इंडिया के राजाओं से मिल भी चुके हैं, एंड राजाओं ने इनको धर्म परिवर्तन करने की परमिशन भी दे दी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने बड़े बड़े ट्रेड जो है वो भी इंडिया में कैरी आउट किए हैं। और वो क्यों किए हैं, तो अगेन वही रीजन है कि अगर एक राजा है वो इस्लामिक रिलीजन को पैट्रोनाइज क्यों कर रहा है। आपने मीडिएवल इंडिया में भी सुना होगा कि दो एग्जाम्पल है हमारे पास, जिससे सबसे प्राइमरी एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि शिवाजी जो कभी भी रिलीजन में भेदभाव नहीं करते थे, और इनके अंडर बहुत सारे इस्लामिक आर्मी मैन या फिर इस्लामिक लोग जो है वो काम करते थे। क्यों करते थे भाई, आपने कभी एक सवाल पूछा है? सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस नाम का कंसेप्ट तो उस टाइम पे था ही नहीं। तो डिस्पाइट बीइंग अ फाउंडर ऑफ द हिंदवी स्वराज, ये इस्लामिक रिलीजन का पैट्रोनाइजेशन क्यों भाई? इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन है बेसिकली जब आप राजा होते हो, वो भी मिडिएवल इंडिया में, मतलब हार्डली 300-400 साल पहले, कुछ ज्यादा टाइम हुआ नहीं इनको जाके, तो 300-400 साल पहले अगर आपको बैटल खेलने हैं तो बैटल में आपको क्या लगता है, घोड़े लगते हैं। इंडिया में आपको कई घोड़े दिखते हैं आजू बाजू में? आपको इंडिया में बेसिकली घोड़ा दिखेगा ही नहीं, बिकॉज हॉर्स इज नॉट एन इंडियन एनिमल। आपको इंडिया में गधे दिखेंगे, शेर दिखेगा, आपको इंडिया में बेसिकली लायन दिखेंगे, आजकल तो चीता भी दिख रहा है, बट इन एनी केस ये सारे एनिमल जो इंडिया के एनिमल है तो आपको इंडिया में दिखेंगे। आपको इंडिया में घोड़ा कभी नहीं दिखेगा, बिकॉज हॉर्स इज नॉट एन इंडियन एनिमल। बट फिर भी एंशियंट पीरियड से लेके मीडिएवल पीरियड तक आप देखोगे हर एक राजा घोड़े पे बैठ के जो है क्या कर रहा है, वॉरफेयर खेल रहा है। तो भैया घोड़े आते कहाँ से थे? ये घोड़े आते थे बेसिकली सेंट्रल एशिया से। यही सेंट्रल एशिया जो है एक जमाने में ग्रीक, देर आफ्टर लैटिन लोगों के हाथ में था, इसके लिए वो लोग इंडिया में आए, इसलिए इंडियंस ने उनके साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन रखे।
एंड यही सेंट्रल एशिया लेटर ऑन इस्लामिक रूलर्स के हाथ में पड़ा। एंड दैट्स व्हाई बड़े बड़े अरेबिक ट्रैवलर, पर्शियन ट्रैवलर एंड आफ्टर इवन सेंट्रल एशियन ट्रैवलर इंडिया में आते थे। एंड वो आने के पीछे का रीजन था घोड़ों का ट्रेड। अल्टीमेटली आपको वॉरफेयर खेलना है तो आपको घोड़े चाहिए, एंड घोड़े चाहिए तो ये सेंट्रल एशियन के टर्किश लोग, इस्लामिक लोग जो है, इनसे आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा। अगर कांटेक्ट नहीं रखोगे तो घोड़ा देंगे ही नहीं आपको। और अगर आपके पास घोड़ा नहीं है तो नॉर्थ इंडिया में बैठा हुआ मुगलों का आर्मी है, शिवाजी के लिए तो वही प्रॉब्लम था, वो तो घोड़ों पे आने वाली आर्मी, उनके सामने कहाँ टिकोगे आप? टिकने का कोई चांस ही नहीं था। ये अगेन क्या है? नेसेसिटीज है। देयर इज नो सेक्युलरिज्म, देयर इज नो टॉलरेंस इन इट, इट्स ऑल अबाउट नेसेसिटी। कि राजा एक रिलीजन को पैट्रोनाइज कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ नेसेसिटी, ही नीड्स दैट थिंग। एंड राजा प्रैग्मेटिक होता है, राजा कोई बेवकूफ होता नहीं, कोई एक बेसिकली मंद बुद्धि इंसान नहीं होता है। सिंस ही इज रूलिंग अ कंट्री, ही नो हाउ टू रूल एंड ही नो व्हाट ही नीड्स, एंड अगर उसको वो चीज चाहिए तो वो चीज वो करेगा ही करेगा। तो जैसे शिवाजी के अंदर आपको इस्लामिक आर्मी दिखाई देती है, इस्लामिक रिलीजन का एक फ्लरिशमेंट भी दिखाई देता है, तो वैसे ही एंशियंट टाइम में ये जो अरेबिक ट्रैवलर इंडिया में आते थे, उनका लिए बेसिकली आपको कंसेशन देना जो जरूरी था। तो उनको अगर धर्म परिवर्तन करना तो अलाउड करना पड़ेगा, उसके बिना घोड़े थोड़ी ना देंगे वो लोग। उनको अगर बेसिकली आपके एरिया में आके एक सेटलमेंट बनानी है तो आपको अलाउड करना पड़ेगा, और उनको आपको आपके कोर्ट में जो है बेसिकली लाना पड़ेगा, उसके बिना आप ट्रेड जो है बेसिकली कर ही नहीं सकते। और ट्रेड होगी किसकी? तो घोड़ों की, बिकॉज घोड़ा इंडिया में नहीं मिलता है। एंड वॉरफेयर में कैवलरी, दैट इज हॉर्सेज जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। उसके बिना वॉरफेयर आप खेल नहीं पाओगे। वो क्यों? जिसकी बात जो हम लोग बाद में जब एंशिएंट इंडिया में जाएंगे तब करेंगे। तो ये घोड़े इंडिया में आए कहाँ से? घोड़ों का मतलब कैवलरी का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? तो ये सारी चीजें, तो वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के भी दी आपको कि वेदास है, उपनिषद है, देर आफ्टर एपिक है, वैसे फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, देर आफ्टर फिर जैन टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, फिर सेक्युलर लिटरेचर जिसमें अर्थशास्त्र, पाणिनीज अष्टाध्यायी, देर आफ्टर पतंजलि महाभाष्य, देर आफ्टर कुछ अदर वर्क जो हमने डिस्कस भी किए, कुछ साउथ इंडियन टेक्स्ट भी हमारे पास, उट्टुटुगाई पुट्टू पुट्टू, अभी के लिए बस ये स्लाइड में ऊपर ऊपर से देख लेना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एंड देर आफ्टर फिर कुछ फॉरेन सोर्सेस, एज आई टोल्ड यू, इसमें ग्रीक होंगे, रोमन लैटिन होंगे, चाइनीज होंगे, अरेबिक होंगे, ये सब हमको दिखाई देते हैं। जिसमें मेगास्थेनीज का बुक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये सारी चीजें, देयर आफ्टर प्लिनीज नेचुरल हिस्टोरिका एंड चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग एंड फाहिन, इनकी बातें जो हमने कर ली है। अल्टीमेटली आपको यही समझना पड़ेगा कि इट ऑल स्टार्टेड, और वी बेसिकली ऑल स्टार्टेड विद द फर्स्ट ओरिएंटेशन। 3 ही लेक्चर मैंने आपके इस वीक में शेड्यूल किए थे, वो इसी वजह से किए थे बिकॉज ये आपको हिस्ट्री पढ़ने का तरीका जो है वो आना चाहिए। एंड तरीके में वही है कि अल्टीमेटली हिस्ट्री का मतलब क्या है भाई? हिस्टोरिया है। ये कोई आप बैठोगे एंड फैक्ट रटोगे, ये नहीं है। आपको क्या करना है? इंक्वायरी कैरी आउट करनी है। एंड ये इंक्वायरी जो आप कैरी आउट करते हैं पास्ट इवेंट की, वो कहाँ से कैरी आउट करोगे? तो सोर्सेस से। एंड सोर्सेस मतलब कौन से होते हैं? तो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड देयर आफ्टर लिटरेरी सोर्सेस। एंड ये आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेस पढ़ के आपको क्या करना पड़ेगा? कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस जो है निकालने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस है तो वो ट्रुथ है, एंड अगर आपके पास कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस नहीं है तो वो क्या है? नॉट ट्रुथ। एंड जब वो पर्टिकुलर चीज नॉट ट्रुथ होगा तो वो क्या बन जाएगा? फिर माइथोलॉजी बन जाएगा। एंड यही माइथोलॉजी जो है अल्टीमेटली मेक्स दैट पर्टिकुलर बुक यूजलेस फॉर द पर्पस ऑफ द हिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर महाभारत एंड देयर आफ्टर रामायणा अगर ये बात करिए, सो फॉर एग्जाम्पल रामायणा बात कर रही है राम भगवान की, सीता भगवान की, एंड देयर आफ्टर अयोध्या की, तो एंशिएंट टाइम में कोई भी अदर लिटरेरी सोर्स है या फिर कोई भी अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, उनमें इंफॉर्मेशन हमको क्यों नहीं दिखाई देती? व्हाई वी बेसिकली डू नॉट सी दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन इन एनी अदर बुक? जैसा कि अभी हमने देखा था कि बेसिकली वैदिक पीरियड हो या फिर मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, इसके बथेरे एविडेंसेस हमारे पास है, और उसमें हमको कोई ना कोई तो कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस दिखाई देते हैं। एंड दैट्स इंडिया में जो 2 इंपॉर्टेंट बुक है रामायण एंड महाभारत, इसमें जो इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज लिखी हुई है, एंड बस यही बुक में लिखी हुई है। ऐसा तो नहीं है ना कि कंटेम्प्रेरी पीरियड में और बुक नहीं लिखे गए। यही बुक जब लिखे जा रहे थे रामायण एंड महाभारत, तभी पुराण भी लिखे जा रहे थे, उसमें तो हमको ऐसी कोई चीजें नहीं दिखाई दी। तभी वेदा भी लिखे जा रहे थे, उसमें भी हम लोग को ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी। वैदिक लिटरेचर में ना बेसिकली पांडवों का नाम है, ना राम भगवान का नाम है, ना अयोध्या का नाम है, ना बेसिकली हस्तिनापुर का नाम है। तो आप बेसिकली इस पर्टिकुलर बुक जो है इसको आप सच मानोगे कि नहीं मानोगे? सिंस कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस नहीं है, अभी के लिए हम इसको नॉट ट्रुथ मानते हैं, मतलब माइथोलॉजी जो है बेसिकली मानते हैं, दंत कथाएं मानते हैं। एंड दैट्स व्हाई दंत कथा या फिर माइथोलॉजी इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री।
हिस्ट्री मतलब क्या, जो ट्रुथ है वो हिस्ट्री है। एंड आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि ये कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस जो है आपको लाने पड़ेंगे। द बेस्ट वे to deconstruct history is to carefully analyze all the material available and pick up the corroborating fact. And यही corroborating fact जो आपको true version of the history जो है वो देगा। एंड ये वाली चीज जो आपके दिमाग में थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फिक्स होनी चाहिए। द गोल इज नॉट बेसिकली गेटिंग 300 प्लस मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल, मुझे भी थे, कोई ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली द गोल इज टू हैंडल इंटरव्यू। इंटरव्यू में व्हेन यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड, तो ऑब्वियसली अगर आपका पाला वहां पे बैठा हुआ कोई तो हिस्टोरियन आपके अगर पैनल में पड़ गया ना, देन यू आर अ डेड पर्सन। मेरे साथ बाय एंड लार्ज दोनों इंटरव्यू में वही चीज हो गई कि मैं बेसिकली हिस्टोरियन से मेरा पाला पड़ गया ना, रियलाइज इट देन एंड देयर इटसेल्फ कि बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ या फिर जो मैंने बोल दिया वो मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। एंड अल्टीमेटली यही गलती आप तब टाल पाओगे जब आपका माइंड जो है इनिशियल पीरियड से ही मॉल्ड करोगे। हिस्ट्री का मतलब आपको लगता होगा, जो मुझे भी लगा, मैंने 3-4 अटेम्प्ट उसे मैं बर्बाद कर दिया कि लो और रटो भाई, पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक रटो। बट अगर आपको इसका इसेंस या फिर क्रक्स ही समझ नहीं आया कि इतिहास होता क्या है, देन ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है ये आपको बेसिकली 200 बीच के बीच में ही लाके रखेगा। एंड अगर आपको ज्यादा मार्क्स भी आते हैं तो इंटरव्यू में जाके कहीं ना कहीं तो आप जो है बेसिकली कोलैप्स हो ही जाओगे। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। हिस्ट्री जो है उसका इसेंस ही मेरे को आपको बेसिकली ये 3 लेक्चर में समझाना था कि इतिहास एग्जैक्टली होता क्या है। यानी जो इतिहास जो है बेसिकली इसको पढ़ा कैसे जाता है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन टुडे कि सोर्सेस होते हैं, यही सोर्सेस से पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन लाने का काम जो हिस्टोरियन करते हैं। एंड दैट इज व्हाट आवर नेक्स्ट ओरिएंटेशन इज ऑल अबाउट, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। कि जो हिस्टोरियन जो है ये ओरिएंटेशन या फिर ये जो वर्जन जो है अपना लाते कैसे है। एंड उसी के ऊपर हमारा जो है नेक्स्ट ओरिएंटेशन रहेगा, दैट इज मंडे को। बट मंडे ऑनवर्ड एज आई टोल्ड यू कंटिन्यूअस लेक्चर रहेंगे आपके, नो मोर हॉलीडेज। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक अगले हफ्ते जो है बेसिकली विल बी ट्राइंग टू कवर अप द रेस्ट ऑफ द 4 ओरिएंटेशन। तो अभी बेसिकली और 4 ओरिएंटेशन हमारे बचे हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे ऑनवर्ड ही हम लोग जो है मॉडर्न इंडिया से चालू भी कर देंगे। ओके, सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइस टुडे। विल मीट अगेन ऑन मंडे। मंडे को 11 AM विल बी द टाइम। ओके, तो अब तक अगर कोई डाउट रहेगा then you will let me know guys. Okay, so any doubt till here so far, right? Anga and thereafter upanga. Anga is basically main volume and उसके जो सब वॉल्यूम जो होते हैं वो बेसिकली उपंग। अरे 11 AM, सॉरी नॉट PM गाइस, 11 AM। ओके या ओके या if we didn't glorify our ancient culture then how we getting motivation टू मूविंग फर्दर एंड डेवलप द नेशन। वो अब देखेंगे ना, हिस्टोरियोग्राफी में जाएंगे तब देखेंगे, इसीलिए तो हम लोग को हिस्टोरियन भी पढ़ने पड़ेंगे ना। सिंपल है। ग्लोरिफिकेशन में अगर आप बेसिकली अपनी तरक्की मानते हो तो आपका रैशनैलिटी एंड आपका जो थिंकिंग जो है वो बेसिकली वर्स काइंड ऑफ रैशनैलिटी एंड वर्स काइंड ऑफ थिंकिंग है। The glorification does not lie in a past, the glorification lie in a future, that what you are doing right now and how you are carrying out in the future. There is no glorification, right, in the ancient past or medieval past, right? Yeah. ओके हाँ, अगले हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे करेंगे एंड आफ्टर मंडे टू सैटरडे। मंडे टू फ्राइडे तो फिक्स ही होता है, सैटरडे का क्लास डिपेंड करता है कि मेरा मंडे टू फ्राइडे पोर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है उसके ऊपर, राइट? या परफेक्ट, राइट? हाँ, क्लास टाइमिंग 1 PM का ही रहेगा। ये ओरिएंटेशन चल रहा है 1.5-2 घंटे का ही होता है, इसके लिए मैंने 11 को रखा हुआ है, राइट? बट वंस द ओरिएंटेशन आर ओवर देन 1 PM को इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है? So these are basically the orientation. The orientations are not the actual classes. The orientation I'm giving you top of whatever that you have basically purchased. Got it? तो ये ओरिएंटेशन कोई और ऑप्शनल की फैकल्टी लेता भी नहीं है, डायरेक्टली मैं मॉडर्न इंडिया से चालू कर देता, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। बट ऑब्वियसली अगर आपको चीजें समझ में ही नहीं आई कि इतिहास लिखा कैसे जाता है, इतिहास होता क्या है, तो थ्रू आउट ईयर प्रिपरेशन जो आपको 300 प्लस मार्क्स आएंगे ही नहीं। 300 प्लस मार्क्स उसी बच्चे को आते हैं जो ये प्रोसेसेस समझता है कि एग्जैक्टली इतिहास में करना क्या है। इतिहास इज नॉट अबाउट बाय हार्टिंग, इतिहास इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए ओरिएंटेशन चल रहे, दिस आर नॉट योर एक्चुअल लेक्चर्स, गॉट इट? तो ये ओरिएंटेशन है, इसके वजह से 11 AM जो एक्चुअल क्लास होगा वो 1 PM को मैं शिफ्ट कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके या एनीथिंग एल्स गाइस, आई विल गिव यू अ मिनट। अगर और कोई अगर आपका डाउट रहेगा देन यू विल लेट मी नो। ओके यस
सब प्लीज बिट इलेबोरेट अबाउट, वो एंशिएंट में जाएंगे तब देखना ही है, अभी तो मैंने बस आपको ऊपर ऊपर से समझाई ये चीज़ कि क्या क्या है। लेक्चर्स नहीं है बेटा, ये ओरिएंटेशन है, राइट प्रियांशु? तो ओरिएंटेशन में हम लोगों ने सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें देखी हुई है। हर एक बुक जो उसको अंदर जा जाके पढ़ना है भाई हम लोगों को, तो जब जाएंगे तब पढ़ेंगे वो, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, यस, एनीथिंग एल्स गाइस? और कुछ अगर डाउट रहेगा तो बताओगे? या ठीक है, परफेक्ट, गुड, ठीक है। चलो सर, दिस आर रियली हेल्पफुल इन शेपिंग द माइंडसेट फॉर एक्चुअल हिस्ट्री। यस एब्सोल्युटली, ये जरूरी है भाई, इसके बिना इतिहास हो ही नहीं सकता। अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस, अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, उसमें अंदर जाने में मजा नहीं है ना भाई। पहले ऊपर ऊपर से तो समझो इतिहास है क्या, फिर ऑब्वियसली इन डिटेल तो लेक्चर में जाना ही है, 5 महीने साथ ही हम लोग, राइट? यस, एनीथिंग एल्स गाइस? और कुछ? सेक्युलर लिटरेचर जो है बेसिकली ये कंटेम्पररी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है, वो रिलीजन की बात यूजुअली नहीं करता है। तो अगर कोई भी बुक जो रिलीजन की बात नहीं कर रहा है, रिलीजन इज नॉट द कोर थीम ऑफ दैट बुक, तो उसको सेक्युलर लिटरेचर बोलोगे। गॉट इट? यस, ये सेक्युलर लिटरेचर कौन से होते हैं तो हम लोगों ने देखे, कुछ बायोग्राफिकल होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट होते हैं, कुछ लिटरेचर के ऊपर या फिर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर के टेक्स्ट हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है, सेक्युलर लिटरेचर है। ओके, यस, एनीथिंग एल्स गाइस? और कुछ? क्लियर, राइट? चलो विल स्टॉप फिर आज के लिए। ओके, इफ नो मोर डाउट्स आर देयर। हाँ सर, इजंट लैंग्वेज पार्ट ऑफ द रिलीजन? नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों होती है भाई लैंग्वेज पार्ट? ये भी हम लोगों ने परसों वाले लेक्चर में ही देख लिया था, राइट? कि अगर आप लैंग्वेज को देखोगे तो लैंग्वेज लिखने के लिए आपको बेसिकली एक स्क्रिप्ट लगती है, एंड फिर ये स्क्रिप्ट कोई भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी लिख रहा हूँ तो ये बेसिकली लैंग्वेज कौन सी है, ये अल्फाबेट यूज किया मैंने, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये अल्फाबेट यूज करके मैंने हिंदी लिखी। वैसे आप व्हाट्सएप चैट करते हो तो व्हाट्सएप चैट के ऊपर भी तो पूरा का पूरा आप हिंदी में ही बात कर रहे हो, राइट? कि अरे यार, फिर बेसिकली लेक्चर कब है भाई, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, राइट? सारा का सारा, तो लेक्चर कब है भाई, तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपने यूज करके हिंदी लिख ली। तो बेसिकली बाय एंड लार्ज जो है लैंग्वेज रिलीजन का पार्ट नहीं होती है। रिलीजन कैन गो विदाउट लैंग्वेज ऑल्सो, इट डज नॉट मैटर। बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जिन्होंने कोई कोई लैंग्वेज या फिर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कभी कोई की ही नहीं है, राइट? हाँ, लिटरेरी सोर्सेस में कुछ नहीं, बहुत सारे एग्जैगरेशन होते हैं, राइट? हाँ, वो हम ट्रू क्यों माने, एग्जैजरेशन जो होता है वो ट्रू नहीं मानने ना, तो वही तो हम लोग पढ़ेंगे ना जब लेटर ऑन, जब ये सारे सोर्सेज जब देखेंगे तब। ओके, यस, एनीथिंग एल्स गाइस? और कुछ अगर डाउट रहेगा तो बताओगे? कुछ कुछ एग्जैजरेशन फॉर एग्जांपल आपके लिए बता देता हूँ मैं, काफ़ी फैसिनेटिंग एग्जैजरेशन है। जैसे मेगास्थीनिस का जो इंडिका है, ये मेगास्थीनिस के इंडिका में उसने इन्फॉर्मेशन दिया कि एंशियंट टाइम में बिहार वाले एरिया में, मतलब पाटलिपुत्र मगध वाला एरिया जो था, वहाँ पे चीटियों का इस्तेमाल करके जो है बेसिकली सोने की माइनिंग की जाती थी। तो गोल्ड माइनिंग के लिए चीटियों का इस्तेमाल जो है बेसिकली किया जाता था। ऑब्वियसली यू कैंट हैव बेसिकली एंड्स फॉर द माइनिंग, ये हम लोगों को पता है। तो ये एग्जैजरेशन जो है बेसिकली हो गया। वैसे ही मेगास्थीनिस का एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेगास्थीनिस का कहना जो है कि इंडियन सोसाइटी में कोई बेसिकली भेदभाव है ही नहीं, जबकि हमको तो इलेबोरेटली पता है कि वर्ण सिस्टम एंड देयरआफ्टर जाति सिस्टम बाय द टाइम पीरियड ऑफ द मौर्यंस डेवलप्ड हो चुकी थी। तो ऐसे एग्जैजरेशन से उसको हम लोगों को बाजू में करना पड़ता है, एंड उसमें से सिर्फ जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो डिराइव करनी पड़ती है। बट ऑब्वियसली अब ये जब लेक्चर में जाएंगे तब देखेंगे। ओके, हाँ, in contemporary scenario why the language is being associated with the religion, for example Arabic and thereafter Persian। देखो ये नॉर्मल मिसनोमर जो है बेसिकली बाहरी लोगों के लिए, राइट? बेसिकली जो ऑर्डिनरी इंडियंस का जो डिस्कोर्स होता है वो बेसिकली रैशनल डिस्कोर्स थोड़ी ना होता है, राइट अमित? तो वो तो ऑब्वियसली टर्की, ईरानी, अरेबिक, इनको इस्लामिक ही मानते हैं, जबकि बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज जो है ज़ोरास्ट्रियन लैंग्वेज है, टू बी ऑनेस्ट, राइट? पर्शिया इज ईरान, ईरान का जो एक्चुअल रिलीजन था वो ज़ोरास्ट्रियन था, ये उनकी लैंग्वेज है जो लेटर ऑन इस्लामिक रिलीजन ने अडॉप्ट कर ली। वैसे ही टर्क्स या फिर टर्कमेनिस्तान वाला जो एरिया जो है वो एक ज़माने में बुद्धिस्ट रिलीजन से फ्लरिश हुआ था, एक एरिया था।
तो बाय एंड लार्ज जो अर्ली टर्किश डेवलपमेंट है या फिर टर्क लैंग्वेज का डेवलपमेंट, वो बाय एंड लार्ज बुद्धिस्ट रिलीजन के अंडर हुआ था। तो ये तो मार्केट में अभी के मिसनोमर है कि हम लोग बेसिकली टर्किश, देयर आफ्टर अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज को इस्लामिक लैंग्वेजेस मानते हैं, जबकि ये सारी ही लैंग्वेजेस इस्लामिक रिलीजन आने के पहले से ही डेवलप्ड है वो एरिया में, एंड वो एरिया में कोई और रिलीजन उसके जमाने उसके पहले थे। गॉट इट? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, एनीथिंग एल्स गाइस? और कुछ अगर डाउट रहेगा तो बताओगे। चलो क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर राइट? तो विल स्टॉप आज के लिए फिर। ओके चलो गुड। तो विल मीट अगेन ऑन मंडे गाइस, ठीक है? मंडे ऑनवर्ड फिर कंटिन्यू लेक्चर रहेंगे। मंडे टू थर्सडे आई विल ट्राई टू फिनिश अप द रेस्ट ऑफ द 4 ओरिएंटेशन, एंड देयर आफ्टर फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली विल बी स्टार्टिंग विद द मॉडर्न इंडिया, ठीक है? तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए फिर विल बी स्टॉपिंग द सेशन। विल मीट अगेन ऑन मंडे। मंडे को 11 AM को क्लास विल बी देयर। ओके गाइस, चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।